ग्रेड के वॉर ने फाइनली जिशुका और तोबान को एकदम चौंका दिया होता है और इनसे भी बड़ा शौक किसी और को लगा होता है जो कि होता है मलैकस, जिसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। ग्रेड के अटैक प्रेशर से फाइनली मलैकस रेगस को नीचे गिरा देता है और उसे ग्रेड कंधा देते हुए संभालता है और पूछ रहा होता है, हे क्या तुम ठीक हो? और रेगस बेचारा, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, कह रहा होता है। पर ग्रेड उसकी लालच तो किसी और चीज की रहती है और वो कहता है अब ये आदमी पूरी तरह से मुझ पे निर्भर होने वाला है। और दिखाते हैं वो उसे सपोर्ट करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ा आराम कर लो, ये आदमी वैसे भी 3 सेकंड के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सब वहां पर मलैकस सब सुन रहा होता है। तभी वो गुस्से में कहता है, तुम लोग खुद को समझ क्या रहे हो, तुम मुझे रोक सकते हो? और ग्रेड ये देखकर समझ गया होता है कि भाई ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और अब मामला हाथ से बाहर निकलने वाला है। तभी उन दोनों के सामने एक जोरदार धमाका होता है सीधे उस मलैकस पे, और ये पीछे खड़ी लाइला ने चलाया होता है। लाइला, लैला नहीं लाइला, जो कि एक मेज होती है जिसे देखकर ग्रेड एकदम पागल हो जाता है और कह रहा होता है, एक वर्ल्ड क्लास सिंगर, ये यहाँ पे तुम एक ही गिल्ड में हो? और बेचारा रेगस वो बस देखते रह जाता है। ग्रेड तेजी से उसकी तरफ भागने लगता है और कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे नहीं तुम्हारे गाने बहुत ज्यादा पसंद है। और इधर लाइला उसे वार्न करती है, प्लीज अपने पीछे देखो। तभी ग्रेड के पीछे ना एक बहुत जोरदार फिर से धमाका होता है। कुछ क्षण के बाद हमें वो आग से निकलता हुआ मलैकस दिखाया जाता है, जो अपने हाथों में शैडो डैगर रेडी कर लेता है और उस पे तीर बेअसर हो गई होती है। वो डैगर सीधे ग्रेड पे चला देता है और उसे लगता है कि अब तो ग्रेड का काम तमाम हो गया होगा। तभी ग्रेड थोड़ी दूर आगे टेलीपोर्ट कर जाता है और ये होता है फेकर, फर्स्ट रैंक असेसिन, जो फाइनली युद्ध में आ गया होता है। और उन दोनों को वहां रखते ही वो मलैकस पे टूट पड़ता है। अपने कुछ शार्ड से वो अटैक करता है और शैडो क्लोन जुत्सु यूज करते हुए उस पे हमला करने को बढ़ता है। उसके सारे शार्ड्स उस पे अटैक तो कर रहे होते हैं, पर उससे उसे डैमेज नाम बराबर हो रहा होता है, जो देखकर बाकी लोग को सदमा पहुंच रहा होता है। और पॉन कहता है, हे तुमने इसीलिए उस पे आर्मर पेनिट्रेटिंग अटैक किया था, मैं सही कह रहा हूँ ना रेगस? और रेगस कहता है, हाँ वैसे तुम जो भी कह लो, मुझे लगा था ये काम जरूर करने वाला है। तभी वहां फेकर आता है और कहता है, वैसे अभी भी हालात कुछ खास नहीं बदले हैं, सभी रैंकर्स हाई क्लास लो क्लास सभी को तो ये ब्लॉक ही कर रहा है। और इसे वेंटर भी देख के सोच रहा होता है कि भाई अब क्या ही होने वाला है। यहाँ पर दूसरी तरफ मलैकस अपना अटैक रेडी कर रहा होता है और वो बहुत जोरों से चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है। अचानक से उसकी बॉडी से बहुत तेज ऑरा निकलने लगती है, जो कि सभी को पुश कर रही होती है और सभी समझ नहीं पा रहे होते हैं। तभी जमीन पर उसकी ऑरा के डार्क पावर से कुछ स्पॉन होने लगता है और अचानक से एक बड़ा सा डीमन डॉग सरबरस की तरह दिखने वाला वहां पे आ गया होता है। और उसे सीधे ऑर्डर्स जैसे ही मिलते हैं उन सभी को मारने के, वो उन्हीं की तरफ तेजी से टूट पड़ता है। और यहाँ पर बाकी के जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं ना, वो खुशी से दौड़ रहे होते हैं, हमें कुत्ता ही तो है, इसे तो मैं निपटाऊंगा। और जिशुका इन्हें वार्न कर ही रही होती है, प्लीज तुम सब अपना ध्यान रखो, ऐसे हमें नहीं करना है। और यहाँ पर उस डॉग के तीनों सर से ना अलग अलग पावर रिलीज होने लगती है। और यहाँ पर ये देखकर जिशुका और तोबान की हालत खराब हो गई होती है। दोनों समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वो सारे लोग एकदम फॉर्मेशन में आ जाते हैं, क्योंकि जिशुका का ऑर्डर मिला होता है, ग्रेड को बचाओ। और ग्रेड इनके पीछे बस इन्हें देखते रह जाता है। यहाँ जिशुका तेजी से अपने एरोज उसी पे चला रही होती है। वेंटर चिल्लाता है, ये जॉब आप मेन अटैक लीडर पे छोड़ दीजिए। और ये कहते हुए वो भी युद्ध में कूद जाता है, जो अपने एक्स से उन तीनों सर में से एक पे बहुत जोरदार हमला करता है और वो उसे चोटिल भी कर ही देता है। पर ये क्या, उसके बावजूद वो तीनों सर उस पे अपना पावर रिलीज कर देते हैं,
जिससे वो अपने एक्स से बाल बाल खुद को बचाता है और कह रहा होता है, नहीं, एक मामूली कुत्ता इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और यहाँ पर उन तीनों डॉग्स के साइड से उन पे एक जोरदार अटैक होता है और ये होता है पॉन का स्पीयर, जिसने फिर से वेंटर को बचा लिया होता है और वेंटर वहां से जल्दी से दूसरी तरफ निकल जाता है और वो डॉग्स के अटैक से बाल बाल बचा होता है। और दिखाते हैं वो डॉग्स वापस से अपना पावर रेडी कर रहे होते हैं हमारे ग्रुप पे अटैक करने के लिए। और यहाँ तोबान पूरी ग्रुप को शील्ड प्रोवाइड कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सभी के बीच में इतना कोई खतरनाक डीमन आ जाएगा। और इन सभी के पीछे से जिशुका, जो कि अपने एरोज लोड करते हुए कह रही होती है, मैं अनलिमिटेड स्किल यूज करने जा रही हूँ, प्लीज मेरी रक्षा करो तोबान। और ये सब देखकर मलाकस कह रहा होता है, मैंने कभी भी किसी को इतने अच्छे फॉर्मेशन में नहीं देखा है। मानना पड़ेगा तुम लोग इस डीमन का सामना बहुत अच्छे से कर रहे हो। और ये तभी हो सकता है ना जब बस एक ही कुत्ता हो और अचानक से पूरी फील्ड में बहुत सारे डीमन डॉग्स आ जाते हैं। और ये देखकर सभी टीम मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है, यहाँ तक कि जिशुका भी रुकते हुए कह रही होती है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और वो सभी को ऑर्डर्स भी दे ही चुकी होती है, हमारा ये रेड बुरी तरह से फेल हो चुका है, मुझे माफ कर दो। और दूसरी तरफ मलाकस के मजे तो देखो, हंसते हुए कह रहा होता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम तो पहले से ही मजे उड़ाना स्टार्ट कर दिए, तुम्हें पता नहीं गॉड यतन किसी को बख्शते नहीं है और तुम्हारा खेल अब खत्म होने जा रहा है। किसी के कदम वहां पे आगे बढ़ रहे होते हैं और ये डॉग्स जितने रहते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा उसे डर रहे होते हैं, जो मलाकस नोटिस करते हुए बोलता है, ये इतने सारे डीमंस किससे डर के पीछे आ रहे हैं। और ये होता है हमारा ग्रिड, जिसने अपने हाथों में वही डिवाइन शील्ड पकड़ रखी होती है और तोबान उसे ही देख रहा होता है। ग्रिड कहता है, वैसे ये एक फेल्ड प्रोडक्ट है, पर जहाँ काम आ रहा है क्यों ना इसी से काम निकाल लिया जाए। और वो शील्ड रेडी करते हुए कहता है, अरे यार, अब मुझे ये फेलियर प्रोडक्ट भी यूज करना पड़ेगा क्या। पीछे से जिशुका पूछती है, हे, क्या तुमने वो शील्ड भी जावा एरोस की तरह स्पेशल टेक्निक से बनाया है। हर ग्रेड कुछ नहीं कहता है, यहाँ तक कि पॉन और वेंटर भी पूछ रहे होते हैं, क्या तो यही जावा एरोस का क्रिएटर है, इतना गजब का शील्ड। और वेंटर की तो नजर उस शील्ड पर ही थी और ग्रिड सोच रहा होता है, नहीं, ये शील्ड इन्हें जो अच्छा लग रहा है ना, ये कोई मामूली शील्ड वैसे तो नहीं है, पर क्या करे, ये कोई टॉप लेवल शील्ड भी तो नहीं है, कचरा ही कचरा है। और ये देखकर वेंटर सोच रहा होता है, क्या बोला, ये कचरा इतना ताकतवर। और यहाँ दूसरी तरफ मलाकस वो भी देखकर कह रहा होता है, ये तो डिवाइन शील्ड है और तुम ही वो ब्लैकस्मिथ हो जिसने ये शील्ड को बनाया है, तुम विंस्टन से हो। अगर डिवाइन शील्ड तुम्हारे हाथों में है, इसका मतलब ये है कि मेस्टा अपना काम करने में फेल हो गया है, तो अब मुझे ये शील्ड खुद से तुमसे लेनी पड़ेगी। और ग्रिड उसे पता चल गया होता है और वो चिल्लाकर कहता है, साले बास्टर्ड, तो वो तुम थे जिसने ये शील्ड मुझसे चुराई थी, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो गुस्सा कर ही रहा होता है कि पीछे पॉन कहता है, तो हम अब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो आगे बताइए लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मलाकस ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये एक ब्लैकस्मिथ है, तो मैं आपकी बात पूरी तरह से मान गया हूँ। और ग्रेड को देख के कह रहा होता है, जैसा कि इसने अपना आर्मर पहन रखा है, ये पहले मुझे कोई फाइटर लगा था, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बस एक ब्लैकस्मिथ है। और जिशुका कहती है, हाँ मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, पर चलो हम ये रेड पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इस बात को कंफर्म कर लेंगे। तभी वो कहती है, तो रेगस, कितनी देर और रेस्ट करने का इरादा है तुम्हारा। और पीछे रेगस रेडी होते हुए कहता है, पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ। और वो ग्रिड के पास जाते हुए कहता है, ग्रिड, ये डॉग्स ना सिर्फ उस शील्ड से डर रहे हैं, क्या तुम मुझे इसे हराने में मदद करने वाले हो। और ग्रिड इसे देखकर कहता है, आ गई मेरे पैसे की खदान। और वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मेरा एक ही कंडीशन है, तुम लोग यहाँ पे तुम्हें जो भी आइटम्स मिलेंगे इस मलाकस के ड्रॉप्स में, उसका मुझे आधा चाहिए होगा। जो सुनकर पॉन और वेंटर चौंक जाते हैं और वेंटर कह रहा होता है, क्या बोला तुमने,
तुम्हें आधा चाहिए? यहाँ पे 17 लोग हैं और तुम इसमें से आधा ले ही लोगे तो हम आखिर यूज क्या करेंगे? यार हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं फ्री में और तुम उसके लिए हमसे पैसे मांग रहे हो। और यहाँ पर जिशुका आगे आते हुए कहती है, हाँ ठीक है, हम एग्री करते हैं। और पॉन कहता है, मास्टर इसमें आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? और ग्रिड सोच रहा होता है, मुझे 70-30% कहना चाहिए था। अरे भाई कितना लालची है। और वो पार्टी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली वो भी ग्रुप में शामिल हो गया होता है और देख रहा होता है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सब लेवल 200 के अराउंड है और अकेला ग्रिड ही है जो कि 80 to 90s में है। और उन्हें वो देखकर थोड़ा जेलस हो रहा होता है क्योंकि बाकी ग्रुप मेंबर्स भी यही बात कर रहे होते हैं, जरा देखो तो ये 95 लेवल का है, एक हिडन क्लास, इसलिए 95 पे भी ये इतना ज्यादा ताकतवर है। और रेगास ग्रिड के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए मिस्टर ग्रिड, और आप बस इस शील्ड को पकड़े रहिए। ग्रिड कहता है, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर इतना वो कह ही पाता कि रेगस उसे उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है, आपको शील्ड को बहुत अच्छे से पकड़े रहना है। और ग्रिड सीधा उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच यानी कि मलैकस के सामने गिरता है और वो दर्द के मारे उठते हुए कहता है, अरे यार इसकी तो। और मलैकस कह रहा होता है, ओ तो वो तुम्हें सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो क्यों ना तुम मुझे ये शील्ड आराम से दे दो। और इसी के बीच ना रेगस लड़ाई में फिर कूद गया होता है और मलैकस वो कह रहा होता है, एक इंसान कितना जाहिल हो सकता है। फिर से वही अटैक और वो फिर अपने टेंटिकल्स रेगस की तरफ बढ़ाने का सोचता है, पर इस बार रेगस के एक पंच ने उसका काम तमाम कर दिया होता है। और इसके बाद रेगस तनातन उस पे बहुत सारे पंचेस चला देता है। और इसी के बाद दिखाते हैं रेगस का एक फाइनल मूव, एक सिक पंच, और वो अचानक से उसके पीछे फिर चले जाता है अपना वही पुराना मूव, और वो तेजी से अटैक रेडी करते हुए उस पे एक जोरदार हमला करता है और मलैकस की बॉडी ट्विस्ट होने लगती है। एक जोरदार धमाके के साथ मलैकस पीछे चट्टान में जा टकराता है और जैसे उसकी आधी बॉडी ब्लास्ट कर गई हो। और इसी के बीच ना बाकी के जो गिल्ड मेंबर्स रहते हैं वो सभी उनके तरफ दौड़ने लगते हैं और जिशुका चिल्ला रही होती है, सभी लोग जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द इसका काम तमाम करना है। और पीछे ग्रिड शील्ड के साथ खड़ा रहता है जिससे रेगस कहता है, सर ग्रिड प्लीज आप इन डॉग्स का ख्याल रखिए, तब तक हम इसे निपटा कर आते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मलैकस ना वापस से अपनी ऑरा रिलीज करने लगता है और कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की। और उसके ऑरा से बाकी लोग दब रहे होते हैं, तभी वहां पर ना बहुत सारी धूल छा जाती है और तुबान कहता है, क्या ये खत्म हो गया? पॉन कहता है, नहीं वो इतनी आसानी से तो छोड़कर नहीं जाएगा। और दिखाते हैं धूल हटते ही यहाँ पर मलैकस अपना पावर रेडी कर लिया होता है और वो अपने चारों साइड ना एक शील्ड सी बना लेता है और हंसते हुए कहता है, तुम मुझ पे हमला करने वाले हो, वैसे मैं तुम्हें इतने टुकड़ों में काट दूंगा ना कि तुम्हारा अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये सब बातें चली रही होती है कि अचानक एक एरो उसके राइट साइड के आंख के आर पार हो जाती है और ये चलाया होता है जिशुका ने, जो कह रही होती है, वाओ अब तो आराम से हम इसके शील्ड के आर पार हमला कर सकते हैं। और रेगस हंसते हुए कहता है, हाँ हम पहले ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, पर अब हमें बस इस पे हमला ही करना है क्योंकि जो शील्ड इसे इतने देर से प्रोटेक्शन दे रही थी अब उसका काम तमाम हो गया है। और यही सुनकर जिशुका फिर ऑर्डर देती है कि एक ही स्ट्राइक में अगर इस पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया जाए तो हम इसका काम तमाम कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें बहुत ज्यादा माना लगने वाली है और इसका चेहरा हमें यहीं फिर से अटैक करना पड़ेगा। और ग्रिड पीछे घूमकर कह रहा होता है, रेगस कैसा चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कितना समय लगने वाला है? और रेगस हंसते हुए कहता है, मिस्टर ग्रिड बस तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मलैकस वापस से खुद को शायद रेडी कर रहा होता है, उसके अंदर से फिर से ऑरा निकल रही होती है और उसका डिस्टॉर्टेड सा चेहरा वो उन्हीं के तरफ गुस्से से देख रहा होता है कि अचानक से वो फिर डिवाइन पनिशमेंट वाली पावर यूज करता है जिससे आसमान से बहुत सारे टेंटिकल्स बरसने लगते हैं
और पूरी ग्रुप ऊपर देख के कुछ करती ही कि अचानक उन सभी पे खतरनाक डैमेज बरसने लगता है। 16,000, 17,000, 20,000 और सभी को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। और यही अटैक के साथ 2 मेंबर्स की तो जान भी जा चुकी होती है। और यहाँ मलाकस हंसते हुए कहता है, मर जाओ कीड़ों, गॉड यतन के पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सभी की मैं जान ले लूंगा। और यहाँ ग्रुप में बहुत ज्यादा तबाही तो हो चुकी होती है, पर जिशुका उसने अभी भी एक एरो लोड कर रखा होता है और कहती है, इस पे अब मैं एक अल्टीमेट स्किल चलाने वाली हूँ, मैं अपना पूरा 100% दूंगी। और इसी के साथ वो फीनिक्स एरो सीधे उस पे हमला कर देती है और वहां पे एक जोरदार धमाका भी होता है और ग्रिड को पीछे से ये पावर फील हो रही होती है। वो कहता है, ये आखिर ये हो क्या रहा है। और जैसे ही धुंध हटती है हमें दिखाया जाता है मलाकस की आधी बॉडी पूरी तरह से बिखर गई होती है, जैसे किसी ने उसे पेपर की तरह फाड़ दिया हो। और मलाकस फिर हंसने लगता है, तुम कीड़े, तुम खुद को सोचते क्या हो। और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके हील कर रही होती है और जिशुका अब उसके भी अंजर पंजर ढीले हो गए होते हैं और वो जमीन पे बैठ जाती है। यहाँ पर तेजी से वेंटर और तोबान उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं कि मास्टर आप रेस्ट कीजिए, बारी हमारी है। और वो उस पर तेजी से हमले बरसाने लगते हैं। और यहाँ मलाकस उन सभी के हमलों को आराम से ब्लॉक किए जा रहा होता है और ग्रेट जिशुका से पूछ रहा होता है, तुम लोग इतना ज्यादा थके हुए क्यों दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और जिशुका कहती है, हाँ ये सब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे शील्ड के कारण। और यहाँ रेगस कहता है, ये इस पे जितना भी डैमेज कर लो इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और पॉन कह रहा होता है, हमारे पास इतना ज्यादा अटैक पावर भी नहीं बचा है। तभी ग्रेट कहता है, अटैक पावर। और वो अपने पार्टी बॉक्स को ओपन करता है और कहता है, अरे यार मैंने तो इस पे ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे मुझे पार्टी बॉक्स भी तो मिलने वाले हैं। और उन्हें देखते हुए कहता है, इनका लेवल्स तो देखो, मैंने इसे मिस कैसे कर दिया। और इसी के साथ दिखाते हैं ग्रिड अपने शील्ड को छोड़कर तेजी से अपना स्वॉर्ड निकालते हुए उसी की तरफ दौड़ जाता है। और यहाँ मलाकस पे बाकी 2 बंदे जो अटैक कर रहे होते हैं उनके बीचों बीच ग्रिड अपना स्वॉर्ड लिए सीधा उस पे हमला कर देता है। और दिखाते हैं उसके एक हमले से मलाकस को बहुत ज्यादा डैमेज मिला होता है, सीधा क्रिटिकल अटैक। और मलाकस कह रहा होता है, मैं एक गॉड का सर्वेंट, मेरे पे इतना डैमेज कोई कैसे कर सकता है। और ग्रिड कहता है, पैगमा स्वॉर्ड डांस किल। और इसी के साथ वो उस पे इतना घातक हमला करता है कि उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट कर जाती है। और ग्रिड फाइनली मलाकस को हरा दिया होता है। यहाँ पीछे खड़े जितने भी लोग रहते हैं ना, उनके सामने मलाकस पानी की धुंध की तरह गायब हो जाता है। और किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि भाई ये आखिर हो क्या गया। सभी के पास नोटिफिकेशंस आने लगते हैं कि आपने 6 सर्वेंट मलाकस को हरा दिया है और जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा किया उसका काम तमाम। और ग्रिड के पास भी न जाने कितने सारे नोटिफिकेशंस भर जाते हैं कि आपका रेपुटेशन बढ़ गया है, यतन चर्च अब आपके दुश्मन बन गए हैं, आपकी एफिनिटी सभी चर्च से बढ़ गई है। और न जाने ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए होते हैं। सबसे खतरनाक बात तो ये होती है कि वहां पर बहुत सारे लूट भी फैल गए होते हैं, जिन्हें देखकर ग्रिड स्माइल कर रहा होता है। और वो अपना स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि फाइनली काम हो गया। और वो पीछे घूमकर एक डरावनी सी स्माइल के साथ कहता है, तुम में से किसने ये सेटिंग किया है कि जितना भी लूट गिरेगा सब कुछ पार्टी लीडर के पास चले जाएगा, क्या तुम मुझे स्कैम करना चाह रहे हो। और जिशुका ये सुन के बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। वो कहती है, अबे यार मैं तो भूल ही गई थी, इसका ये हाल भी तो है। और यही सब के बीच में जितने बाकी गिल्ड मेंबर्स रहते हैं ना, वो ग्रिड को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। कोई कह रहा होता है, तुम वाकई बहुत कमाल के लड़े, तुम तो बहुत अच्छे हो, हम सभी से ज्यादा ताकतवर। दूसरा कह रहा होता है, हाँ हम ये सब आपके कारण कर पाए हैं मिस्टर ग्रिड। और सभी लोग उसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे होते हैं। और ग्रिड
तो वो लाइला की तारीफ से सुन के कह रहा होता है, नहीं नहीं मिस लाइला, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो पॉन को देखकर गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझ पे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुमसे कम प्राइस लूं, मेरा लूट मुझे जल्दी दो। और पॉन कहता है, भाई क्या बोले यार इसके। और यहीं पे हमें सारे लूट्स दिखाए जाते हैं, मलैकस का क्लॉक, मलैकस का मास्क और एक डार्क मैजिक ऑर्ब, जो देखते हुए तोबान सोच रहा होता है, हमारे गिल्ड में दो ही मजिशियंस हैं, जेडनॉस और लाइला। और जिशुका सोच रही होती है, मैं ये मास्क और ऑर्ब इन दोनों को देना चाहती हूँ, पर हमने इसे सब कुछ आधा देने का वादा किया है, इसीलिए हमें इन दोनों में से एक को जाने देना होगा। तभी ग्रिड इशारा करते हुए कहता है, मुझे ये मलैकस क्लॉक चाहिए। और ये बात ना सभी को चौंका देती है और जिशुका सोच रही होती है, इसे सबसे गंदा वाला आइटम चाहिए। और यहाँ पर ग्रिड कहने लगता है, तुम्हारा रिएक्शन देख के तो लग रहा है कि तुम्हें ये क्लॉक भी चाहिए, तो तुम चाहते क्या थे? अगर हमने साथ में रेड क्लियर नहीं किया होता तो अभी तुम्हारा हाल बहुत खराब हो गया होता। और ये देखकर पॉन सोच रहा होता है, क्या ग्रिड सच में ऐसा खराब सामान ले रहे हैं ताकि हम सभी का फायदा हो? मानना पड़ेगा इसकी बात ही अलग है। रेगस भी वही सोच रहा होता है कि मैंने ये सब सोचा भी नहीं था कि ग्रिड हम सभी का भला सोच रहा होगा, मुझे उसे सच बताना पड़ेगा। लगता है वो किसी गलत अभाव में है और वो कहने को स्टार्ट ही करता है कि मिस्टर ग्रिड। तभी जिशुका आगे आते हुए कहती है, इसमें मलैकस क्लॉक सबसे कम वैल्यू इसी चीज की है, आप कोई और सामान चूज कर लीजिए। और ये देखते हुए ग्रिड थोड़ा सा नाराज होता है और सोच रहा होता है, इसे क्लॉक इतना खराब क्यों लगता है? इसमें इंटेलिजेंस है जो कि मुझे चाहिए मेरे स्वॉर्डमैनशिप के लिए, और तो और ये बाकी की जो चीजें हैं उससे मुझे क्या ही फायदा होने वाला है। और वो एक स्माइल देते हुए कहता है, नहीं मुझे ये क्लॉक ही चाहिए। और वो नोटिफिकेशन पैनल्स फिर चेक करते हुए कहता है, और उसके बाद ये एनहांसमेंट और मैजिक स्टोन्स सभी मिलाकर टोटल 33,600 गोल्ड्स हो रहे हैं। तो और इतना वो कहता ही कि जिशुका कहती है, हम ये सभी आपको देना चाहते हैं। और वो एक स्माइल करते हुए कहती है, अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो वाकई में हम इस रेड में बहुत बुरी तरह पिट जाते, इसीलिए ये सब आपके पास रहना ही सही रहेगा। और ग्रिड उसके फीलिंग्स देखकर ही हमें लगता है कि भाई लड़कियों पे फिदा हो चुका है। और यहाँ रेगस उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, बहुत अच्छे मिस्टर ग्रिड, तो चलिए कल से आपका जो आइटम खो गया था ना, हम उसकी भी तलाश जारी रखने वाले हैं। और ग्रिड हंसते हुए कहता है, अरे रेगस, क्या तुम अभी भी मेरी मदद करने वाले हो? और रेगस कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने आपको वादा तो किया है, मुझे निभाना तो पड़ेगा। और ये कहते हुए बाकी के गिल्ड मेंबर्स कह रहे होते हैं, ठीक है ग्रिड, हम तुमसे फिर मिलते हैं। और सभी लोग गेम से लॉग आउट करने लगते हैं। और ग्रिड इन्हें देखकर कह रहा होता है, चलो भला तो टल गई है, वैसे अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। और वो पीछे उस बड़ी सी केव को देख के कहता है, पर क्या होगा अगर मुझे यहाँ पे कुछ और सामान मिल जाए? शायद वो अंदर जाने की बात कर रहा है। और सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लेडी आयरीन दिखाई जा रही होती है, जिसे कोई उठा रहा होता है। और ये होता है डोरान, जो कि उसे कह रहा होता है वो आ चुका है, इसीलिए आप प्लीज उसका साथ कभी मत छोड़िएगा। आपने उस यंग मैन को जिंदगी भर याद करके रखना है। मैं कह रहा हूँ ये सबसे सही आदमी है। और लेडी आयरीन स्माइल करते हुए कह रही होती है, वो आदमी जिसने तुम्हें और मुझे यतन के टेम्पल से बचाया था, क्या वो भी यहाँ आ रहा है? ग्रिड उसके गले में लगा हुआ वो नेकलेस पकड़ के कह रहा होता है, ये हमेशा से मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये तो डोरान की रिंग है, तो तुम शायद से अर्ल की डॉटर हो जिसे डोरान ने बचाया था। और वो स्माइल करते हुए कहता है, तो लेडी आयरीन, हमारी फिर से मुलाकात हो ही गई। और लेडी आयरीन उसे देखकर शर्माते हुए कहती है, तो तुम ही वो हो जिसने स्वॉर्ड ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस बनाया था सर ग्रिड। और ग्रिड के पास ना उसी वक्त नोटिफिकेशन आता है, जिसे वो देखते हुए कहता है, अरे इसका अभी ही आना था। और उसे एक क्वेस्ट मिला होता है कि उसे लेडी को एस्कॉर्ट करना है, एक ए लेवल का क्वेस्ट।
और ग्रिड सोच रहा होता है, अरे वाह, जरा इसके रिवार्ड्स तो देखो, इसमें मुझे डोरान की रिंग मिल रही है। और वो स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ वहां पीछे से ना बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती है और कोई चिल्ला रहा होता है, वहां पे वही वो आदमी है जिसने लॉर्ड मलैकस को मारा है। और ग्रिड ये देखकर कहता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसी के साथ वो लेडी आयरीन को अपने कंधों पर बिठा लेता है और कहता है, थोड़ी सी मुसीबत तो होने वाली है, पर प्लीज आप पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और लेडी आयरीन की तो शर्माते हुए उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही होती है। ग्रिड एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, आप खुद को मेरे ऊपर बिल्कुल भी बोझ मत समझिएगा, मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, आपको अपने घर वापस ले जाऊंगा। और यही कहते कहते ना वो सारे फॉलोअर्स पास आने लगते हैं। इसीलिए ग्रिड क्विक मोमेंट्स का यूज करता है और उसे कंधे पर बिठाए तेजी से वहां से पार होने लगता है। उसके मूवमेंट्स इतने फास्ट होते हैं कि वहां पे जितने लोग रहते हैं कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और लेडी आयरीन को डोरान की बातें ही याद आ रही होती है कि कैसे उसने कहा था कि वो यंग मैन आपको हमेशा सेफ रखेगा, जो इस रिंग को पहचान लेगा आपको उसी पे डिपेंड करना है। और यहाँ ग्रिड तेजी से अपनी तलवार बाहर फिर से निकालते हुए सोच रहा होता है, मुझे इस रिंग से भी ज्यादा बेनिफिट एक और चीज मिल रही है कि अगर लेडी आयरीन के साथ मेरी एफिनिटी बढ़ गई तो मैं उनसे शादी कर सकता हूँ और शादी होने के बाद मेरे सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। ऐसे आदमी को सब जगह प्रॉफिट ही चाहिए। ग्रिड अपना शील्ड रेडी कर लेता है और वो उन सभी फॉलोअर्स के अटैक से खुद को बचाता है और फिर स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मैंने तुम्हारे लॉर्ड मलैकस को भी हरा दिया है। और वो फिर से विंड ब्लास्ट यूज करता है और उस केव का एंट्रेंस वहां से दोनों तेज हवाओं के झोंकों के साथ वहां से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे लेडी आयरीन शर्माते हुए कहती है, सर ग्रिड आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, आप तो बस एक ब्लैकस्मिथ ही है ना। और ग्रिड उसे स्माइल करते हुए कहता है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, तुम ऐसा भी कह सकती हो कि मैं पूरी तरह से ओवर गियर्ड हूँ। विंस्टन कैसल का सीन, जहां पर कोई कह रहा होता है लेडी आयरीन वापस आ चुकी हैं और अंदर में दिखाते हैं लॉर्ड फिनिक्स जो कि अपने घुटनों के बल पे बैठे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, प्लीज आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं किसी भरोसे का नहीं हूँ। और लेडी आयरीन उसे सांत्वना दे रही होती है और वो ग्रिड के तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं अगर यहाँ पर जिंदा खड़ी हूँ तो इसका पूरा श्रेय मिस्टर ग्रिड को जाता है, जिसने मलैकस को मारकर मेरी जान बचाई है। और यहाँ पर लॉर्ड फिनिक्स उसे देखकर सोच रहे होते हैं, एक कमजोर सा ब्लैकस्मिथ ये ऐसा कैसे कर सकता है। और लेडी आयरीन को तो देखो, लगता है ये उसके एकदम प्यार में पड़ गई है। और वो ग्रिड के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, आपने विंस्टन के चिराग को बचा लिया है, इसीलिए जिंदगी भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। और इसके बाद ही ग्रिड के पास नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट कंप्लीट होने का और इसी के साथ बाकी पर्क्स भी अनलॉक हो जाते हैं। तभी आयरीन उसे आवाज लगाती है और वो उसे रिंग आगे करते हुए कहती है, मैं ये रिंग आपको एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। ये मेरे किसी बहुत करीबी का सामान है जिसने हमेशा मेरी जान बचाई है और ये उसकी आखिरी निशानी अब मैं आपको देना चाहती हूँ। और ग्रिड वो रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, डोरान की रिंग, और नोटिफिकेशन आता है कि अब डोरान की रिंग आपसे बाउंड हो गई है। और ग्रिड के चेहरे पे पसीने आ जाते हैं। वो कहता है, क्या बाउंड हो गई? मैं तो इसे न जाने कितने पैसों में बेचने की सोच रहा था। और वो गुस्सा करते हुए कहता है, ये एकदम बेकार रिंग है, पता नहीं इसका मैं क्या करूंगा। एक हेल्थ ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ कचरा ही है। और आयरीन हंसते हुए कहती है, तो मिस्टर ग्रिड, हम आपके इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा बैंक्वेट रखने वाले हैं, प्लीज हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ग्रिड रोते हुए हाँ कह रहा होता है। ग्रिड को दिखाते हैं जो कि अब कैसल के बाहर आ गया होता है और देखते हुए कह रहा होता है, पर मैंने इस मिशन में बहुत कुछ सीखा है, यहाँ तक कि मैं लेवल 97 पर भी पहुंच गया हूँ। और तो और साइड बोनसेस से $35,000
ये तो वाकई मैंने कमाल कर दिया है। आखिरकार मैंने एक गिल्ड में ज्वाइन कर लिया और उससे मैंने बहुत ज्यादा फायदा भी कर लिया है। तो अब मुझे लॉग आउट कर लेना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ का सीन कट हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में, एक किसी होटल में जहाँ पे यंगवू और उसकी बहन बैठी होती है। उसकी बहन कह रही होती है कहीं सस्ती जगह चलते हैं ना, यहाँ पर एक आदमी का ही $200 खर्चा आ रहा है। और ग्रिड कहता है कम ऑन यार, मैंने $35,000 कमाए हैं, इतना तो हम खर्चा कर ही सकते हैं। प्लीज तुम ये आराम से एंजॉय करो, मैं अपने पेरेंट्स को इससे भी आलीशान जगह ले जाने वाला हूँ। और उसकी बहन अभी भी चिंता करते हुए कह रही होती है नहीं, वैसे तुम डेली डेली इतना थोड़ी कमाओगे, और तो और हम $500 मिलियन डेब्ट में भी तो हैं। और ये सुनकर ग्रिड गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अरे यार तुम खाना खाओ ना, तुम कहाँ इधर उधर की बातें सोच रही हो। और वो लड़की भी हाँ कर देती है और इन दोनों की बातें कोई तीसरा भी सुन रहा होता है। ये होती है मिस यूरा। आपको अगर याद ना हो तो ये येतन चर्च की 8th फॉलोअर है और ये उसे देखकर सोच रही होती है अरे ये तो वही आदमी है ना जो मैं उससे रेड में मिली थी, मैं उसे यहाँ पर मिलूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उसकी असिस्टेंट उसे कह रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ये रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और यहाँ मिस यूरा दूसरी जगह जाने का बहाना करती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो ग्रिड के बारे में ही सोच रही होती है, एक ऐसा आदमी जो मेरे जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड 5th रैंकिंग वाले को भी मौत का डर दिला सकता है, मैंने फाइनली उसे ढूंढ ही लिया है। और वो फोन पे किसी को कहती है कि मैं अपना करंट लोकेशन भेज रही हूँ, वो आदमी जो यहाँ खाना खा रहा है, तुम उसे जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ। और इधर दूसरी तरफ ग्रिड की बहन कह रही होती है ये तो वाकई कमाल है, और ग्रिड उसे देखकर एंजॉय कर रहा होता है। इसी बीच उसके फोन पर एक कॉल आता है और ग्रिड देखता है कि ये एक अननोन नंबर है और सोच रहा होता है कहीं कोई मुझसे कोई उधार तो नहीं मांग रहा है। जितना तक मुझे याद है मैंने तो सारे उधार चुका दिए थे। और वो फोन उठा लेता है, तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो, क्या ये शिन यंगवू का फोन है? और वो ये आवाज को फटाक से पहचान जाता है और कह रहा होता है ये तो आयंग है, मेरी फर्स्ट लव, पता नहीं इसका कॉल कैसे आ गया। और वो जवाब देते हुए कहता है हाँ क्या तुम आयंग कह रही हो, और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। और दूसरी तरफ से आवाज आती है तुम्हें अब तक मेरी आवाज याद है, तुम वाकई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, ये तो मानना पड़ेगा। और वो फिर आगे कहती है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी ग्रेजुएशन एल्बम को आज देख रही थी और उसमें मैंने तुम्हें देखा है, इसीलिए क्या तुम शाम में मेरे साथ बियर पीने चलना चाहोगे, बस छोटा सा ड्रिंक करने के लिए, क्या तुम फ्री हो? और ग्रिड फोन कट करते हुए अपनी बहन को कहता है जल्दी खाओ बहन, जल्दी इसे पैक करवा लेते हैं। और वो सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है, इतने दिनों बाद मुझे आयंग ने कांटेक्ट किया है, मैं उसे कन्फेस करने की सोच ही रहा था पर मेरे पास शो ऑफ करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। और इसी के साथ यहाँ पर भी सीन कट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं शाम में एक बार के पास, जहां पर टेबल की दूसरी तरफ आयंग बैठी होती है और वो कह रही होती है यंगवू तुम तो वाकई बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुमसे मिले हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, विश्वास नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हमारा ग्रिड भाई बहुत ज्यादा सज धज के हाँ कह रहा होता है एकदम शर्माते हुए। और यही बात वो सोच रहा होता है इतने दिनों से मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, मुझे लगता है इस बार मुझे उसको अपनी इमोशंस बता ही देनी चाहिए। और यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है कि तुम वाकई बहुत बदल गए हो, हाँ मैंने एक नया जॉब भी ले लिया है और तो और मैंने सारे अपने पुराने कर्ज भी चुका दिए हैं। और ग्रिड के मन में यही बात चल रही होती है कि मैंने इस कपड़े के पूरे सेट पे $1000 खर्चे हैं और अगर आज मैं इसे कन्फेस नहीं करूंगा ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर आयंग कह रही होती है तुम वाकई बहुत ज्यादा मेहनती हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम वाकई इतने अच्छे सिचुएशन में पहुंच जाओगे, और तो और मुझे तुम्हारा यही नेचर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अब तो भाई ग्रिड के मन में घंटियां बजने लगती है और सोच रहा होता है क्या उसने बोला वो मुझे पसंद करती है, क्या वो मुझे बहुत पहले से पसंद करती आई थी, मुझे लगता है अब ये रोकने का कोई उपाय नहीं है।
और वो खुद को बोल रहा होता है, बस बस एक बार मुझे अपनी काबिलियत दिखानी है, जल्दी से यंग वो बोल दो, उसे बोल दो, प्लीज अपना मन हल्का करो। और इसी के साथ फाइनली वो कन्फेशन वो कह ही देता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ आयंग, और मैं बहुत दिनों से तुम्हें पसंद करते आया हूँ। और वो ये कहने के बाद राहत भर की सांस लेता है और कहता है, वाह ये वाकई बहुत अच्छा लगा, मैं ये तुम्हें कब से कहना चाहता था, पर मुझे डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, और तो और मैं ये कहने की कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ आयंग एकदम सन्न रह जाती है और वो हंसने लगती है, कह रही होती है, तुम इतना सीरियस सा चेहरा क्यों बना रहे हो। और वो स्माइल करते हुए कहती है, वैसे तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, क्या तुम सच में ये बात सच एक्सेप्ट कर रहे हो। और ग्रेट यहाँ पे हाँ हाँ किए जा रहा होता है और सोच रहा होता है, ये मैंने कितना अच्छा काम किया है, अब यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कंफर्टेबल हो गया है। और यहाँ आयंग वॉशरूम जाने के बहाने से दूसरी तरफ निकल जाती है और ग्रिड उसे देखकर सोच रहा होता है, अब मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, अब चाहे चीजें जो भी हो हम इसे एक डेट की तरह एंजॉय करने वाले हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे और ड्रिंक्स ऑर्डर कर देने चाहिए क्या। और वो भी सोच रहा होता है कि मैं भी फ्रेश होकर आ जाता हूँ, इसके बीच में मैं वाइब नहीं बिगाड़ना चाहता। और वो भी वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है, उस आयंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी अंदर से आवाज आती है, ये कितना एम्बैरेसिंग था। और ये आयंग होती है जो कि कॉल पे किसी को कह रही होती है, अरे हाँ जैसा कि तुमने उसे कहा था ना रीयूनियन के बारे में, वो साला बिल्कुल वैसा ही है, वो अपनी औकात भी भूल चुका है, पता नहीं कहाँ से भाड़े के कपड़े पहन के आ गया था, पता नहीं किससे कर्ज लेकर वो कपड़े भी लाया होगा, ये कितना ज्यादा खुद को शो ऑफ कर रहा था। और तो और तुम्हें पता है उसने मुझसे कन्फेस किया है। और वो हंसते हुए कहती है, वही तो, और हाँ ये बात तुम भूलना मत, मैंने जो तुमसे शर्त लगाई थी ना वो शर्त मैं जीत चुकी हूँ, तुम बस पैसे तैयार रखना और मैं उसे अगले रीयूनियन में लेके आती हूँ। और ये सब बाहर खड़े ग्रिड सुन रहा होता है और अंदर से आवाज आ रही होती है, इतना ज्यादा बेवकूफ वर्जिन मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। और यहीं पे सीन कट हो जाता है, हमें बस का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसके अंदर यंगवू एकदम सीरियस चेहरा बनाए हुए बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है, मैंने खुद को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मैं उस सभी चीज को चेंज करने में लग गया जो मुझे मेरे पास से अलग कर सके, पर वाकई में कुछ भी नहीं बदला है। और ये कहते हुए वो रोने लग जाता है और फिर से हम वापस सेटिस्फाई गेम के अंदर आ जाते हैं, वही स्मिधी का सीन। और स्मिधी के पीछे एक वुडन ब्लॉक्स पे ग्रिड बैठा हुआ होता है और खान भी इसे देख के समझ गए होते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा जरूर हुआ है। और ग्रिड को आयंग की सभी बातें याद आ रही होती है, उसे एक एक बात चुभ रही होती है। और इसी बीच में ना उसके स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप करता है और ग्रिड उसे ओपन करता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट दूंगा जिसमें आप अपने सभी काम पूरे कर सके, क्योंकि मिस्टर ग्रिड हमें आपकी जरूरत है। और ये सेंटेंस सुन के ग्रिड के अंदर वापस से उमंग भर जाती है और वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सामने जिशुका बैठी होती है और वो कह रही होती है कि हमें आपकी एबिलिटीज की जरूरत है और आपको काम करने के लिए जैसा भी इन्वायरमेंट की जरूरत होगी वो हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और उसके पीछे पूरा का पूरा ज़ेटाग गिल्ड खड़ा होता है और ग्रिड इन सभी की बातें सुनते हुए कहता है, पर मैं पैसे तो अपने सामान बेचकर भी कमा सकता हूँ, इसमें नया क्या है। और जिशुका कहती है, आप अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप इससे भी कई ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसे और साथ में रेप्यूटेशन भी कमा सकते हैं जो आपको अकेले करने से तो नहीं मिलने वाली है। तभी ग्रिड अपनी दूसरी मांग आगे रखता है और कहता है, मेरा बेस यहीं पे होने वाला है खान की स्मृति में और मैं यहाँ से दूसरी जगह बिल्कुल भी रिलोकेट नहीं करने वाला हूँ, क्या तुम इस बात से अग्री करते हो। और जिशुका कहती है, हाँ हम तो शुरू से यही प्रिपेयर करके आए थे कि हम अपना गिल्ड बेस यहीं मूव कर लें, इसीलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज बस आप हैं। और ग्रिड ये बात सुनते हुए
तुरंत गिल्ड का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और वो फाइनली ज़ डार्क गिल्ड में ज्वाइन हो गया होता है। और उसके सामने गिल्ड के पर्क्स होते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है तुम्हारे पास एक भी अलायंस नहीं है और तो और कोई टेरिटरी भी नहीं, और तुमने इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं, यार तुम लोग कर क्या रहे हो। और वो जिशुका की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम इतनी बड़ी गिल्ड हो तो तुम किंग या कोई नोबल के थ्रू एक टेरिटरी क्यों नहीं मांग लेते, तुम उससे टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकती हो। और जिशुका कहती है हमें ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं पर हम ही ने इन सभी को डिक्लाइन कर दिया है। और ग्रिड ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुमने डिक्लाइन कर दिया, बड़े बड़े गिल्ड में लड़ाइयाँ हो जाती है ये टेरिटरीज के लिए और तुमने ऐसे ही मना कर दिया, तुम्हें प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है, ये तुम करने के वाले हो आगे। तभी जिशुका कहती है हमने ये सब के लिए इसीलिए मना कर दिया क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ आप पे था। जब ये सब रिक्वेस्ट आ रही थी तब हम आपको ढूंढने में बिजी थे। और ये बात सुनकर ग्रिड शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है मैंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि एक हिडन क्लास वाकई इतना कमाल का होने वाला है और एक पूरी गिल्ड मेरे ही आगे पीछे घूमने वाली है। और जिशुका इस बात से एग्री करती है। तभी तोबान कहता है वैसे इतने सारे ब्लैकस्मिथ्स हमारे पास नहीं है और ये गेम में सबसे हाई लेवल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे जो एडवांस्ड ब्लैकस्मिथ्स भी है ना वो शायद से एक एडवांस एनपीसी होगा जिससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और जिशुका कहती है हाँ हम कोई ऐसे प्लेयर को नहीं ढूंढ रहे हैं जिसका एक हिडन क्लास हो, बल्कि एक ब्लैकस्मिथ को ढूंढ रहे हैं जिसने एपिक रैंक के एरोज बनाए थे। और आप अगर अपना क्लास दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कहो तो हम इसे हमेशा के लिए हाइड करके रखने वाले हैं और हम आपके इस फैसले की हमेशा कदर करेंगे। तभी यहाँ पर मिस्टर खान आ जाते हैं जो कि सभी के लिए चाय पानी लेके आए होते हैं और ये उनके हाथों से ट्रे लेते हुए तोबान कहता है मैं माफी चाहता हूँ हम इतनी जल्दी में आपके पास आ गए आपको बिना बताए। और ग्रिड ये देखकर सोच रहा होता है मैं पहले ये सोच रहा था कि ये लोग बस ताकतवर हैं पर ये मिस्टर खान से जैसा बिहेव कर रहे हैं मानना पड़ेगा ये लोग कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। और वो खड़ा होते हुए कहता है तुम लोग बाकियों से बहुत अलग हो और तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। और इसी के साथ गिल्ड के जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना वो ग्रिड को अजीब तरह से देखने लगते हैं, उनका नया ब्लैकस्मिथ। और ग्रिड चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे लिए अगर सारे मटेरियल्स ले भी आओगे ना फिर भी मैं तुम्हारे लिए आइटम्स फ्री में नहीं बनाने वाला हूँ। और रेगस हंसते हुए कहता है मिस्टर ग्रिड ब्लैकस्मिथ को सपोर्ट करना ये हमारे गिल्ड का फर्ज होने वाला है और आप बस हमारे गिल्ड के ग्रोथ का देखिए, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। और ग्रिड ये सुनकर थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और कहता है तो मुझे पहले क्या बनाना चाहिए। और बस होना क्या था, तोबान, वेंटर और पॉन तीनों कह रहे होते हैं पहले मेरा नहीं मेरा। और इन्हें शांत करते हुए तोबान कहता है वैसे पहला मूव हमारे मास्टर को ही जाना चाहिए और तुम सब जो ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो इससे क्या ही होने वाला है। और वो फिर कहता है और उनके बाद मेरी बारी, जो सुनकर दोनों फिर उसे गालियां देने लगते हैं और बस इन दोनों के बीच भी झगड़ा शुरू। और ग्रिड पास्ट के बारे में कुछ याद करता है और कहता है तोबान, रुक और जीप यही तुम्हारा नाम है ना, तुम तीनों सबसे लास्ट में आने वाले हो। और वो कहता है तुम लोगों ने पिछले बार मिस्टर खान और मेरी बहुत बेइज्जती की थी और तीनों की हालत खराब। और इसी के बाद ग्रिड फिर कहता है तुम ऐसा सोचना भी मत कि अगर मिस्टर खान से माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई आइटम बनाऊंगा। और ये बात सुनते ही तीनों मिस्टर खान के सामने सर झुकाकर माफी मांगने लगते हैं। और जिशुका कहती है अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम पॉन के लिए स्पीयर पहले बनाना चाहोगे। और वो कह रही होती है कि ये एक लौता हमारा ऐसा प्लेयर है जिसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज तो बहुत ज्यादा है पर इसका स्पीयर बहुत लो लेवल का है और हमारे हाई लेवल रेट्स में पॉन ही सबसे ज्यादा साथ देता है, प्लीज हमें इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और पॉन यहाँ पर गील स्पीयर की रेसिपी खोलते हुए कहता है मैंने पहले से इसका प्रोडक्शन मेथड रेडी कर दिया है, प्लीज आप इसे ले लीजिए। और अचानक से ग्रिड उसे पूरी तरह से कॉपी कर लेता है और कहता है हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये चीज ना दोनों को बहुत ज्यादा शॉक कर देती है। दोनों सोच रहे होते हैं क्या
वो एकदम फटाक से सीख भी गया। ये इसकी ब्लैकस्मिथ वाकई मास्टरी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक हो चुकी है, शायद से लेवल 4 या उससे भी आगे। सेटिस्फाई का नंबर 1 ब्लैकस्मिथ, उसे भी कुछ सीखने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 3-4 दिन तो लगने ही होते हैं, पर इसे तो देखो। और ये बात से पॉन खुश हो जाता है और वो जाते हुए कहता है तो ठीक है, आप ये काम स्टार्ट कीजिए, मैं इसके लिए मटेरियल्स जाके ले आता हूँ। रेगस और मैं इसी बीच ना आपके उस खोए हुए शील्ड के बारे में भी जानकारियां जमा करते रहेंगे। और ग्रिड भी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा सपोर्ट मुझे वाकई बहुत ज्यादा मदद करेगा, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। और इनके जाने के बाद वहां पर वेंटर आता है और ग्रिड को कहता है अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज क्या आप थोड़ा सा रिपेयर वर्क करने वाले हैं? मेरा जो ये वेपन है ना, ये उस मलैकस के कारण बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। और खान कहते हैं तो ठीक है, मैं जाकर रिपेयर एनविल और हैमर ले आता हूँ। और ग्रिड पूछता है क्या ये दोनों अलग होते हैं क्या? और खान वो लाते हुए कहता है हाँ और नहीं तो क्या, हम अगर नॉर्मल हैमर एनविल पर ही रिपेयर भी करने लगेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और ऐसा सेपरेट करने से हमारा इनकम भी ज्यादा आता है। और ग्रिड कहता है ओहो मिस्टर खान, आपके पास तो बहुत सारे पैतरे हैं। और ग्रिड उन एक्स को ना ध्यान से एनालाइज करने लगता है, और एनालाइज करते हुए वो अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और वो एक्स ग्लो करने लगते हैं, जिन्हें देखकर ग्रिड कहता है अच्छा तो ये बात है। और इसे काम करते हुए तोबान और वेंटर देख रहे होते हैं। तोबान कहता है ये चीज देखने में कितनी अलग लग रही है, और वेंटर कहता है हाँ भाई होगी क्यों नहीं, मेरा ही तो एक्स है। और ग्रिड उसे एक्स देते हुए कहता है ये लीजिए मिस्टर वेंटर। और वेंटर जैसे ही एक्स को पकड़ता है ना, वो उसके प्रेशर से नीचे बैठ जाता है और कह रहा होता है ये क्या हो रहा है। और पीछे से तोबान उसे पकड़ते हुए कहता है क्या क्या कुछ गड़बड़ है क्या वेंटर? और दिखाते हैं वेंटर के हाथ में जो एक्स होती है उसके स्टैट्स एकदम रिवर्स हो गए होते हैं, सब एकदम से हाई लेवल, जो देखकर जिशुका एकदम शॉक में कहती है तुम्हारा वेपन इतना ज्यादा चेंज हो गया, और तो और इस पे एक नई स्किल भी है। और तोबान कहता है वही तो, ये एकदम नामुमकिन है। ग्रिड क्या तुम कोई जादू कर रहे हो या फिर वैसा ही कुछ? और ग्रिड हंसते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे एक्स पे पहले से एक छोटा सा बटन जैसा था, मैंने बस उसे ऑन कर दिया है, वही इसके पावर को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था। और ये सुनकर जिशुका थोड़ी सी खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सभी आइटम्स में ऐसे ही हिडन फीचर्स हैं? और ग्रिड मना करते हुए बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बस वही आइटम में था और मैंने इसे अप्रेज किया था ना, इसीलिए मैं इसे देख पाया। और ये बात सुनते ही तोबान और उसके 2 चमचे भी कह रहे होते हैं प्लीज प्लीज मेरा, पहले मेरा कर दीजिए। और ग्रिड भी खुश होते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, और तो और तुम सब ये सुन लो कि मैं इस गिल्ड में नया ज्वाइन हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हर वेपन के सिर्फ 30 गोल्ड ही चार्ज करने वाला हूँ, और किसी में कोई हिडन फीचर निकल जाता है तो उसके तुम मुझे एक्स्ट्रा 300 गोल्ड दोगे। अगर तुम ये समझ गए तो लाइन में आ जाओ। और फिर वो उन तीनों को इशारा करते हुए कहता है तुम लोग अभी भी सबसे आखिर में हो। पॉन स्टॉल में देखते हुए कह रहा होता है ग्रिफिन के टेंडर्स वेंडर्स ये सब बेचते ही नहीं है, और तो और ऑक्शंस में इनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई चले जाता है। रेगस भी कह रहा होता है हमें ये बहुत ज्यादा नंबर में खरीदने पड़ेंगे, ताकि अगर हम इसे प्रोडक्शन सक्सेस रेट बढ़ाना चाहें तो आराम से उसका रेट बढ़ सके, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। और पॉन सोच रहा होता है और कहता है हाँ वो भले कितना भी एडवांस ब्लैकस्मिथ क्यों ना हो, पर एक एपिक आइटम मिलने के चांसेस 10% से भी ज्यादा कम है। हमें हर हाल में कम से कम इतने तो खरीदने पड़ेंगे कि 3 स्पीयर्स बना सके, पर मेरे पास पैसे वाकई बहुत ज्यादा कम है। रेगस रोते हुए कहता है मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। और पॉन उसे कहता है अरे यार तुम फिर से दूसरों को फ्री में पैसे बांटने लगे। और इन दोनों को तभी भीड़ में कोई नोटिस होता है और उन्हें वो देख के कहता है ये लोग तो जायंट गिल्ड से है ना, ये विंस्टन में क्या कर रहे हैं? और तो और मैंने सुना था इनका मास्टर क्रिस ये रिसेंटली पेड्रो का टेरिटरी लॉर्ड बना है। और पॉन सीरियस होते हुए कहता है
ये लोग कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जल्द मटेरियल्स खरीद के निकल जाना चाहिए। और ये भले उस एलटीएस गेम में हमसे कमजोर हो, पर अब इनके पास सबसे बड़ी गिल्ड है और हमें इनसे हर हाल में नहीं भिड़ना है। तभी रेगस दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये पॉन जरा देखो तो, यहाँ पे जितने सारे टेंडेंस बिक रहे हैं वो सभी जाइंट गिल्ड बेच रहे हैं। और ये सुनकर पॉन की हालत टाइट हो जाती है और वापस से हम स्मिदी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर बहुत सारी बातचीत होते हुए सुनाई जा रही होती है। और अब तक पॉन और रेगस वहाँ वापस आ जाते हैं और पॉन कहता है, तुम लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? वेंटर, क्या हो रहा है? और वेंटर उसे एक्स दिखाते हुए कहता है, जरा इसे तो देखो, तुम्हें पक्का जलन हो रही है ना? हो रही है ना? सच बताना। और वो हंसने लगता है। तभी पॉन उसे पूछता है, यहाँ पे वैसे हो क्या रहा है, बताओ तो यार। और वेंटर हंसते हुए कहता है, ग्रिड ने एक हिडन फीचर ढूंढ लिया है और वो ये सभी के वेपन्स में चेक कर रहा है अपने अप्रेजल स्किल से। और ये सुनते हुए पॉन तेजी से अपना स्पीयर लेके ग्रिड के पास पहुंचता है, पर ग्रिड उसे सीधे कह देता है, भाई ये वेपन का कुछ नहीं हो सकता। और वहीं पे पॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और ग्रिड घूमकर स्मिदी की तरफ वापस जाने लगता है और कह रहा होता है, मैं वापस से स्पीयर बनाने का काम चालू करने वाला हूँ। तुम लोग, बाकी लोग क्या अभी हंटिंग पे जाने वाले हो? और तूबान पीछे घूमते हुए कहता है, हाँ वैसे शाम तो हो ही चुकी है। और तीनों दूसरी तरफ निकलने लगते हैं। रेगस कह रहा होता है, ठीक है तो हम अब अपने काम पे चले जाते हैं, जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा तब हम फिर से आएंगे मिस्टर ग्रिड। और यहाँ वेंटर गुस्से में कह रहा होता है, तुम्हें पॉन के हथियार में इतना ज्यादा कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। और पॉन उसे गालियां दे रहा होता है। इन सभी के जाने के बाद ग्रिड वापस से अपने काम में लग गया होता है, वही स्मिदी में लोहा पिघलाना और लोहे को शेप वाले ढांचे में डालना। और उसे देखकर ग्रिड स्माइल करते हुए कह रहा होता है, इसका कलर तो देखो कितना प्यारा है, तुम इतने ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, उस आयुंग बिच की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। और वो उधर दूसरी तरफ देखकर रोते हुए कहता है, साला ये बनाते बनाते मैं एकदम पागल ही हो रहा हूँ और वाकई पूरी तरह से हो भी जाऊंगा। और इसी के साथ पूरे 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद वहां पर पॉन आया होता है, जो देखता है कि वहां सभी लोग खड़े हैं और वो उनसे यही पूछता है कि तुम सब लोग यहाँ कर क्या रहे हो? सिर्फ मुझे ही अपना स्पीयर लेना है ना? और वहां वेंटर उसे हक करते हुए कहता है, हम तो ग्रिड का मैसेज देखकर आए थे और मैंने सुना है कि तुम्हारा स्पीयर बनने में कुछ गड़बड़ आ गई थी। ओहो, पता नहीं क्या हुआ होगा। और पॉन उसे चुप रहने के लिए कह रहा होता है और जिशुका इन्हें कह रही होती है, पॉन तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि कोई नॉर्मल रेटेड स्पीयर को भी तुम बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। और यहाँ ग्रिड स्मिदी का दरवाजा खोलते हुए बाहर आकर कहता है, तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और उसके हाथों में 3 स्पीयर्स रहते हैं और वो कह रहा होता है, वैसे तुम सबको यहाँ आने की क्या जरूरत थी जब मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि काम खराब हो चुका है। ये लो पॉन। और वो ये कहते हुए पॉन को वो स्पीयर सौंप देता है और पॉन उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या आप पूरी रात उठे रहे हैं बस ये स्पीयर्स बनाने के लिए? आपके हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रिड कह रहा होता है, नहीं उतना खास भी कुछ नहीं है और तुम्हारा रिजल्ट उतना अच्छा भी नहीं आया है जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और पॉन उस स्पीयर का बाइंडिंग खोलते हुए कह रहा होता है, कोई बात नहीं, मैंने पहले से भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रखा था और आपने इस पे मेहनत की है, उसी बात के लिए मुझे वाकई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो जैसे ही वो उसे खोलता है ना, वो चौंकते हुए ग्रिड की तरफ देखता है और ग्रिड उसे स्माइल करते हुए कहता है, वैसे मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम इससे डिसअपॉइंट तो नहीं हुए होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक लेजेंडरी और 2 एपिक स्पीयर्स बनाना चाहता था, पर ये बस यूनिक बन के रह गया। और पॉन उस स्पीयर को देख रहा होता है और दूसरी तरफ वेंटर जो कि गुस्से में कह रहा होता है, नहीं ये बेकार है, ये एक फेक है, इसे फेंक दो, कचरा है ये। और तोबान उसे रोकते हुए कह रहा होता है, तुमने एक यूनिक आइटम बना दिया, नामुमकिन। और ग्रिड कहता है, हाँ और तो और तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिली है, तुम्हें उसमें भले छोटा सा एक पेनल्टी देना पड़े, पर इसका जो मेन काम है बफ्स को स्टैक करने का, वो इससे बहुत अच्छे से होने वाला है। और पॉन
अपने स्पीयर को टेस्ट करके देख रहा होता है और सोच रहा होता है, जरा देखो तो कितना प्यारा दिख रहा है ये हमारे सेटिस्फाई का टॉप स्पीयर, पर सोना भी इसके सामने एकदम फीका लगेगा। इसका लेंथ विड्थ वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे परफेक्टली मेरे लिए ही बनाया गया हो। और वो उसका पावर टेस्ट करते हुए सोच रहा होता है, मुझे वाकई विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा इससे पहले ये एक्साइटमेंट तभी फील किया था जब मैं नंबर 1 रैंकर क्रॉगल से मिला था, और दूसरी बार आज ये फीलिंग मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। और वो ग्रिड को देखते हुए सोचता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बस 3 ट्राइज में ही एक एपिक आइटम बना देगा। और वाकई मेरे सामने इतनी बड़ी दीवार जो इतने दिनों से खड़ी थी, अब वो टूटते हुए दिख रही है। मुझे लगता है मेरा समय आ चुका है। और वो झुककर ग्रिड को धन्यवाद करने लगता है और कहने लगता है, आपने मेरे लिए आगे का रास्ता खोल दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे इतने अच्छे क्राफ्ट्समैन मुझे मिलने वाले हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रिड। और इधर दूसरी तरफ जिशुका दौड़कर ग्रिड को गले लगा लेती है और कह रही होती है, तुम वाकई बहुत अच्छे हो ग्रिड, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और यहाँ पर पॉन वैंटर को स्पीयर्स दिखाते हुए कहता है, ओहो वैंटर, जरा ये तो देखो, 2 एपिक स्पीयर्स, तो क्यों ना मैं इन्हें ट्विन वेपन्स की तरह यूज कर लूं, जैसे कि तुम अपने एक्स यूज करते हो। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, क्या कहते हो वैंटर? और वैंटर गुस्से में कह रहा होता है, साले बास्टर्ड तू चुप हो जा। और यहीं पे ना फेकर तेजी से पॉन के पीछे आ जाता है और कहता है, वैसे अब तुमने सोच ही लिया है तो क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए। और फेकर उसके तरफ अपने 3 डैगर्स चला देता है और कहता है, वैसे अगर तुम दोनों स्पीयर्स को इस्तेमाल करोगे तो ये वाकई उतना भी बुरा नहीं होने वाला है। तुम प्रैक्टिस में ऐसा भी तो पहले करते आए हो। और पॉन अपने वेपन से हमला करता है, जिससे फेकर बाल बाल बच जाता है और कह रहा होता है, तुम भले रैंकिंग में मेरे से ज्यादा हायर हो, पर मेरी एजिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारे स्पीयर से बहुत ज्यादा तेज हूँ। और इसी के साथ पॉन एक और हमला करता है। वो अपने स्पीयर उसकी तरफ फेंक देता है और दिखाते हैं इतनी तेजी से वो स्पीयर पास होता है ना कि वो फेकर को एकदम घायल कर देता है। और फेकर चोटिल होकर जमीन पर आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, इसमें जो एडिशनल ऑप्शन लगा हुआ है ना, ये वाकई एसएसएन को भी मात दे दे रहा है। ये किसी चीटिंग से कम नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ पॉन अपनी खुशी मना ही पाता कि पीछे से वैंटर उस पे कूद पड़ता है उस पे हमला करने के लिए। और यहाँ खान किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, तभी साइड का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी तरह की चीजें चल रही होती है। तभी खान चिल्लाकर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो मेरी स्मृति के सामने, तुम भी ग्रिड। और ग्रिड जिशुका से दूर होते हुए कहता है, मैं ये कर क्या रहा था, और क्या तुम मुझे फिर से मक्खन लगा रही हो ताकि मैं ये सारे काम फ्री में कर दूं? मैं बिल्कुल भी ये काम फ्री में कभी नहीं करने वाला हूँ, साले पैसा दो मेरा। और ये सुनकर पॉन माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हम आसपास की सिचुएशन को भूल गए थे, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड जो हो गए थे, पर ये मेरे लिए पहली बार है जब मैं इतना कोई अच्छा आइटम खरीद रहा हूँ, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है। और वो ग्रिड की तरफ देखते हुए कहता है, आपको 8 मिलियन गोल्ड के बारे में क्या लगता है, क्या इतना प्राइस सही रहेगा? और ग्रिड ये सुनकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है। वो सोच रहा होता है, क्या 8 मिलियन गोल्ड मतलब 960 मिलियन वॉन, वाकई जरा ऐसे तो देखो। और वो एक इविल सी स्माइल बनाते हुए कहता है, ये भी लगता है कोई बेवकूफ ही है, इस लल्लू को ये भी नहीं पता कि सामान भी इसी के लगे हैं, इतना ज्यादा कॉस्ट, इसे मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगा, नंबर 1 पे तो अभी भी रेगास ही है। ग्रिड बोल पड़ता है, हाँ वैसे मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इसके साथ ये 2 एपिक स्पीयर भी फ्री में दे रहा हूँ। ये सुनकर ना जिशुका और पॉन शॉक हो जाते हैं। और पॉन सोच रहा होता है, हर एक स्पीयर का कम से कम तो 1.5 मिलियन गोल्ड इसका प्राइस होगा, पर ये हमें बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और जिशुका स्माइल करते हुए सोच रही होती है, मैं तो सोच रही थी ये बहुत कंजूस आदमी है, पर मैं बिल्कुल गलत थी, ये आदमी वाकई इसमें कुछ अलग है। और ये सब दृश्य को ना पेड़ के पीछे से 2 लोग देख रहे होते हैं।
और उनमें से एक कहता है, मैंने सुना था ज़ेडार्क गिल्ड यहाँ स्मिदी पे बार बार आती है और मुझे उसका कारण पता चल गया है। क्यों ना हम ये सब मास्टर को बता दें, और ये आदमी अगर वही अननोन क्राफ्ट्समैन निकला तो हम बिल्कुल भी इसे ज़ेडार्क गिल्ड में ज्वाइन नहीं होने देंगे। हम इसे अपने ही गिल्ड में रखना पसंद करेंगे, हमारे जायंट गिल्ड में। हमें रेगस दिखाया जाता है जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है और दिखाते हैं उसने 2 मॉब्स का ना काम तमाम कर दिया होता है और वो कह रहा होता है, मुझे मिस्टर ग्रिड का शील्ड बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर न जाने कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो इन सभी के बीच में ना पॉन से टेक्स्ट के थ्रू बातें कर रहा होता है और पॉन दूसरी जगह कह रहा होता है, मैं भी यहाँ विंस्टन के बाहर बहुत ज्यादा ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तभी रेगस उसे पूछता है, वैसे तुम्हारा वो गेल स्पीयर कैसा है? मुझे लगता है तुम उससे बहुत ज्यादा मजे कर रहे होगे। और यहाँ पॉन अपने स्पीयर को देखते हुए कहता है, ये तो वाकई लाजवाब है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना गजब वेपन भी हो सकता है। और इन दोनों के बातों के बीच में ही ना जिशुका का मैसेज आ जाता है जो कह रही होती है, रेगस और पॉन तुम दोनों बातचीत करना बंद करो और उस चोर को जल्दी से ढूंढो। और ये उनकी बात पे हाँ मिलाते हैं। यही दूसरी तरफ जहां हमारा पूरा ज़ेडार्क गिल्ड चल रहा होता है किसी कैनियन के बीच में, और जिशुका कह रही होती है, तुम्हें शील्ड को जल्द से जल्द ग्रिड के पास पहुंचाना है ताकि हम उसका भरोसा जीत सकें। और तो और यहाँ पर जो हमारा मेन क्रू है वो उन सभी रेड्स को ठिकाने लगाएगा जो हमने ग्रिड के चक्कर में छोड़ रखे थे। और हमारे गिल्ड में ज्यादा लोग भी तो नहीं है ना, इसीलिए हमें ये सब काम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पीछे में वेंटर कहता है, यार ये जिशुका की प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई, अब हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। और तोबान कह रहा होता है, हाँ ये सब उस जायंट गिल्ड के बंदों के कारण हो रहा है जो कि रिसेंटली विंस्टन शहर में सबसे ज्यादा देखे जाने लगे हैं। और वो पीछे की कहानी बताते हुए कहता है, एलटीएस गेम में वो हमसे बहुत ज्यादा पीछे थे और वो जब से ये सैटिस्फाई में आए हैं ना, सिचुएशन एकदम से ऑपोजिट हो गई है। जिशुका जल्द से जल्द हमारे बीच का जो बड़ा सा गैप है उसे कम करना चाहती है ताकि हम भी उनसे आराम से टक्कर ले सकें। जिशुका फिर से अपने मैसेज सेक्शन में कुछ बोलने को रेडी होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है पॉन ने अपना कॉल ही कट कर दिया होता है और ये देखकर जिशुका गुस्से में स्क्रीन की तरफ चिल्ला रही होती है, साले बास्टर्ड तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ कैसे कॉल ब्लॉक किया तूने। और वेंटर कह रहा होता है, जिशुका क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरे लिए सबसे पहले एक वेपन बनवा ले ताकि मैं गिल्ड की और ज्यादा मदद कर सकूं। और जिशुका उसे मना करते हुए कहती है, वेंटर सब कुछ का समय होता है, इसीलिए हमें उसे जो काम दिया है उसके लिए हमें वहां पे टाइम देना चाहिए और हमने उसे भी तो वहां पर छोड़ रखा है। सेकंड प्रोडक्शन क्वेस्ट वो तो उसी बंदे का है। और यहाँ स्मिदी के गेट के सामने कोई खड़ा होता है, ये होता है इबलिन जो कि लेवल 212 का स्वॉर्ड्समैन होता है ज़ेडार्क गिल्ड का। और वो सोच रहा होता है, ग्रिड ये कितने ज्यादा कंसंट्रेशन से काम कर रहा है। और वो थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए सोच रहा होता है, मेरा नया इक्विपमेंट, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, अगर मैं उसे थोड़ा बहुत बातचीत करूँ तो शायद वो और अच्छा काम करे। इतना वो सोच ही रहा होता है कि अंदर से कोई जोर से चिल्लाता है, यार क्या बकवास चीज है ये। और वो गेट बंद करके बाहर आ जाता है और कह रहा होता है वो तो पहले से ही बहुत खराब मूड में है। और यहाँ अंदर में ग्रिड जो कि उस स्वॉर्ड के होलोग्राम को देखते हुए कह रहा होता है, अबे ये कैसे कैसे तलवार यूज करते हैं लोग, कोई सेंस ही नहीं बना रही इस चीज की। और वो फिर से सेटिंग्स चेक करते हुए कह रहा होता है, मैं इसका शेप तो एकदम सेम रखना चाहता हूँ ताकि इससे बाकी काम करने में भी आसानी हो। और मैं इस बार गलती से भी कोई नॉर्मल या रेयर क्लास वेपन नहीं बनाने वाला हूँ। वो खान को याद करते हुए कह रहा होता है, एक लेवल 2 के एडवांस ब्लैकस्मिथ खान जिनकी डेक्सटेरिटी 600 है और उन्हें यहाँ पे नॉर्थ का सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ माना जाता है। मेरी डेक्सटेरिटी तो उनसे कई गुना ज्यादा है। तो चलो ये काम को शुरू करते हैं। और इसी के साथ ना ग्रिड वापस से अपने हैमरिंग पार्ट पे चालू हो जाता है और कह रहा होता है, मैं इसे अपने हाथों से बनाऊंगा, मेरा सबसे बेस्ट मास्टरपीस और ऐसा किसी ने पहले नहीं बनाया होगा।
और इसी के साथ यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें ले जाया जाता है अंडरग्राउंड डंजन सदर्न पेड्रो कैसल का। और यहाँ पर एक वैम्पायर बैरन का किसी ने काम तमाम कर दिया होता है और वो मरते मरते भी कह रहा होता है, मॉर्टल मैं वापस आऊंगा और सभी का बदला तुमसे जरूर लूंगा। और यहाँ पर ये करने वाला और कोई नहीं होता है क्रिस, जो कि जायंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है और वो कोई पोशन पी रहा होता है। तभी वो अपने ग्रुप को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छे, हमने इस वैम्पायर का काम तमाम कर दिया है और अब मुझे बहुत ज्यादा बड़ी पावर अप मिली है। और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्रिस। और क्रिस उन सभी को देखकर कहता है, मेरी ताकत मतलब मेरे गिल्ड की ताकत, जायंट गिल्ड की ताकत, और इसी तरह तुम सभी को मेहनत करना है, तुम्हें भी बहुत सारे पावर अप्स लेने हैं ताकि हम सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चलें, हम किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहते। तभी उनके ग्रुप से एक बंदा कहता है, मास्टर क्या आपने वो न्यूज सुना था जो वो अननोन क्राफ्ट्समैन के बारे में था जो ज़ेडार्क गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, क्या हम उसे छीन कर यहाँ ले आए? हमारे में वो कितना अच्छा काम करने वाला है, हमारे पास टोटल 530 गिल्ड मेंबर्स हैं और आप ये 17 मेंबर वाली गिल्ड से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? कोई ऑर्डर से नहीं देते? और ये सुनकर क्रिस हंसने लगता है और कहता है, तुम हमारे गिल्ड में तब ज्वाइन किए थे ना जब हम सैटिस्फाई में मूव कर रहे थे, तो तुम्हें ये बात पता नहीं होगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी जो जायंट गिल्ड है वो एलटीएस से भागकर सैटिस्फाई में आई थी सिर्फ उस ज़ेडार्क गिल्ड के कारण, और ये हमारे नाम से जुड़ गया है और हमें सभी लोग भगोड़े के नाम से याद रखते हैं। हम इस दाग को मिटा तो नहीं सकते हैं, पर मैं तुम्हें एक बार बता दूं, तुम उनका स्ट्रेंथ नहीं जानते हो और एक बार अगर तुम फील करोगे तभी तुम जान पाओगे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, बस दिखाते नहीं हैं, बिल्कुल एक ड्रैगन के जैसे। और वो बंदा फिर कहता है, पर आप ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे, हम उनसे इतना ज्यादा कब से डरने लगे? और ये सुनकर क्रिस कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता है हमारे में टोटल 5 कैप्टन है ना, तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 2 कैप्टन क्यों नहीं दिख रहे? 3 तो इस रेड में आए ही नहीं है। और मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि ये 3 वही लोग हैं जो कि एलटीएस के समय से ज़ेडार्क गिल्ड से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और तुम डरपोक किसको कह रहे हो? वो 3 उनसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं ना कि वो उन्हें हमेशा खत्म करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। और दूसरी तरफ होता भी ऐसा है, रेगस के सामने खड़ा होता है महारा मैजिक स्वॉर्डमैन, जो कि 5 में से एक कैप्टन रहता है, और दूसरी तरफ पॉन के सामने जिरकान खड़ा होता है, ये भी जायंट गिल्ड का स्वॉर्ड्समैन रहता है। और यहाँ बाकी ज़ेडार्क गिल्ड के ऊपर किसी की नजर रहती है और अचानक से दिखाते हैं पूरे गिल्ड मेंबर्स के पैर ना सीमेंट की तरह जमने लगते हैं, और ये ऊपर से देख रहा होता है अजीलस, जो कि मजिशियन होता है और ये भी जायंट गिल्ड के तरफ से। तभी यहाँ पर दिखाते हैं महारा हंसते हुए कह रहा होता है, ओ रेगस, तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए, तुम्हें मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना ज्यादा बेताब था, तुमसे फिर लड़ने के लिए। और वो अपने हाथों से पावर रिलीज करता है और कह रहा होता है, तुमसे मिले कितना समय हो गया, चलो थोड़ी देर बैठकर बातचीत करते हैं, तो कैसे हो तुम? और ये कहते ही यहाँ रेगस के चारों तरफ आग की लपटें एकदम जोर से उसे घेर ली होती है और इसी आग को चीरते हुए रेगस पे एक बहुत बड़ा अटैक लगता है सीधे उसके चेस्ट पे, और वो इससे पीछे आ जाता है। और यहाँ महारा हंसते हुए कह रहा होता है, ओ मेरे प्यारे रेगस, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम वो पुराने वाले रेगस नहीं हो, तुम में अब उतना दम नहीं बचा, तुम में ऐसी क्या चेंजेस आ गई? और रेगस घायल अवस्था में उसे कह रहा होता है, मैंने रिसेंटली किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, तो तुम आखिर हो कौन? और ये भाई सबसे सैवेज सीन। दूसरी तरफ पॉन और जिरकान की लड़ाई चल रही होती है और पॉन ने जिरकान के स्वॉर्ड को अपने स्पीयर से ब्लॉक किया रहता है और कह रहा होता है, तुम यहाँ पर आकर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और जिरकान उसे कहता है, पॉन, तुमसे मिले बहुत समय हो गया है, पर क्या तुम्हें ये बात पता नहीं चला है, हमारे मास्टर क्रिस सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें उनके सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और ये सुनकर ना पॉन अपने स्पीयर से उसके तलवार को तो डॉज कर लेता है,
पर उसने जिरकान के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग छोड़ रखी थी और यहीं पे जिरकान उस पे तेजी से 3-4 स्लैश सीधे उसके चेस्ट और स्टमक एरिया पे लगा देता है। और फिर हम वापस जड्डा गिल्ड के पास आ जाते हैं, जिसमें जिशुका कह रही होती है, ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम, सामने आ जाओ। और यहाँ वो कैनियन के बीचों बीच चिल्ला रही होती है, ये हमने जो स्पेल्स कास्ट किए थे इन सभी चीजों से बचने के लिए, वो सारे स्पेल्स भी कैंसिल हो गए हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हम तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं किए थे, लगता है हमारे आसपास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट प्रेजेंट है। और ये कहने की देरी थी कि जैसे वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां पर बहुत सारे फाइटर्स दिख रहे होते हैं। पूरे कैनियन में लगता है जैसे फाइटर्स की बाढ़ आ गई हो और कोई चिल्ला रहा होता है, मैं ये दिन का इंतजार न जाने कितने दिनों से कर रहा था, फाइनली तुमसे मिलने हो पाया। वेंटर कह रहा होता है, अंदाजा लगाएं तो 200 के आसपास लोग यहाँ दिख रहे हैं। और तोबान कहता है, हाँ वैसे ही ये सबसे बड़ी गिल्ड थोड़ी है। और इन्हें देखते हुए अजीलस पहाड़ के ऊपर से कह रहा होता है, तुम शायद सोच रहे होगे कि हम में कोई बदलाव नहीं आया है, पर तुम जानते हो यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है और क्रिस तुम लोगों को बहुत ताकतवर मानता है, क्या तुम्हारा भी यही मानना है। और ये सुनकर जिशुका के मन में बात आने लगती है, अगर ये हमें यहाँ पर घेर कर रखे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉन और रेगस जो कि अभी हमारे साथ नहीं है, इन पे भी हमला हो रहा होगा। और इसी के साथ अजीलस फिर अनाउंसमेंट करता है कि तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है, हर बात पे क्रिस को बुरा भला कहना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए कान खोलकर हमारे क्रिस का मैसेज सुनो। और क्रिस का मैसेज उसी के टोन में बोला जा रहा होता है कि हमारा गोल्ड ड्रैगन्स मैजिक पर्ल को ढूंढना है और कुछ लोग हमें अभी भी बहुत छोटा समझ रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर भी हमारा सीन कट हो जाता है, हम वापस से स्मिथी के सामने पहुंच जाते हैं और यहाँ वो बंदा डरे डरे बहुत सारे लोगों को उसके तरफ आते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है, तुम लोग आखिर यहाँ क्या करने आ रहे हो। पर सभी लोग उसी की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। इब्लिन अपना तलवार चलाता है और एक जायंट गिल्ड के मेंबर को मारते हुए कहता है, ये चौथा था। और वो डट कर स्मिथी के दरवाजे की रक्षा कर रहा होता है और ये ज्यादा देर तक हो नहीं पाता क्योंकि एक मेंबर ने उसे जोर से अपने हैमर से अटैक किया होता है और कह रहा होता है, तुम्हारे जैसा बच्चा जटा गिल्ड में क्या कर रहा है। और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है ना कि वो आदमी उसे पैरों से रौंदते हुए कहता है, अब तक तो तुम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे, पर चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तुम हार जाते हो तो बाकी सब कुछ खत्म। और वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम लोग अपने एलटीएस के रेप्यूटेशन पे इतना ज्यादा क्यों उड़ रहे हो, इस गेम में जायंट गिल्ड ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। और नीचे गिरे गिरे इब्लिन सोच रहा होता है, मैंने इनमें से 4 को तो हरा दिया है और ये बाकी के 12 लोग सभी लेवल 150 से भी ज्यादा के हैं और मेरा स्टैमिना भी लगभग खत्म ही हो चुका है। मैं पूरे 3 घंटों से लड़ाई कर रहा हूँ और अब जो बचे हुए हैं ये लोग सभी नाइट क्लास के हैं और सभी ने आर्मर पहन रखा है, इनसे मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ। और ये सब होते हुए आसपास के लोग भी देख रहे होते थे और वो कह रहे हैं कि ये आखिर क्या चल रहा है, इन दोनों की फाइट हो रही है। जड्डा गिल्ड कितना पथेटिक है, ये लोग खुद को कितना ज्यादा ताकतवर दिखाते हैं पर इनकी असलियत तो देखो, इनका एक मेंबर आराम से बुली हो रहा है, इनकी कोई खासियत नहीं है। और ये सब बातें सुनते हुए इब्लिन कह रहा होता है, मेरे बाकी के गिल्डमेट्स भी मेरे कारण बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रहे हैं। और ये देखकर वो आदमी कहता है, अरे बच्चे तुम तो रोने ही लगे, चलो ये काम हम जल्दी खत्म कर देते हैं। और इब्लिन एक आखिरी कोशिश करता है, वो तेजी से अपनी तलवार घुमाता है पर उससे वो आदमी बच जाता है और कहता है, साले बास्टर्ड अभी भी तू मरा नहीं। और इब्लिन चिल्लाकर कुछ कहने को होता ही है कि अचानक से दूसरा बंदा उस पर मैजिक अटैक कर देता है और इब्लिन उड़ते हुए जाकर पीछे के दरवाजे में टकराता है और दरवाजा टूट जाता है। और सीन कट करके हम वापस अपने घायल रेगस की तरफ जाते हैं, जिसने अपने पंच से महारा के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया होता है। और महारा एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ तलवार लेकर कूद जाता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुम इतना घायल होने के बावजूद इन आग की लपटों में मुझसे लड़ पा रहे हो, वाकई कमाल का है। और इसे भी आराम से रेगस डिफ्लेक्ट कर देता है
और अब रीगस की चारों बगल आग की लपटें एकदम जोर जोर से दहकने लगती है और इन्हीं लपटों को चीरते हुए महारा की तलवार बढ़ रही होती है और रीगस हंसते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, पर एक ही अटैक बार बार मुझ पे थोड़ी काम करने वाला है। और ये कहते हुए महारा बोल रहा होता है, साले बास्टर्ड, जरा देख तो ले, तुझे लगता है मैं तेरी तरफ बेवकूफ हूँ। और अचानक से उस तलवार से लाइटनिंग निकलने लगती है जिसका रीगस के पास कोई जवाब नहीं होता। बेचारा कुछ कर पाए उससे पहले ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और ये देखकर महारा कह रहा होता है, तो कैसी लगी? मैं तुम्हें अपने अल्टीमेट स्किल से तो मिलवाया ही नहीं, इससे मैंने न जाने कितने सारे यतन के फॉलोअर्स को मारा था। और यहाँ बहुत ज्यादा जख्मी हालात में रीगस बेचारा जमीन पे बैठा हुआ होता है और महारा वापस से दूसरे अटैक की तैयारी में भी लग गया होता है। वो बहुत सारे जेमस्टोन्स को जमा कर रहा होता है और एक बड़ी सी कैनन सा अटैक चलाते हुए कहता है, तो आखिरकार अंत आ ही गया है। ये होता है आइस फायर अल्ट्रा स्टॉर्म और एक जोरदार धमाका फिर रीगस की जगह पे। और महारा हंसते हुए कह रहा होता है, अरे यार, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, लगता है मैंने अपना सारा माना यूज कर लिया है, अब इसका काम तो तमाम हो ही गया होगा, अब इसके खड़े रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है। और दूसरी तरफ रीगस, जिसने अपने किक से पूरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया होता है और कह रहा होता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मेरा मार्शल आर्ट वाकई सबसे ज्यादा सुप्रीम है, इसके सामने कुछ भी नहीं चलता। ये कहते हुए वो ऊंचा जंप करता है और तेजी से महारा की तरफ अपना किक अटैक यूज करता है, जिससे महारा की जान चली जाती है। और वो कह रहा होता है, नहीं, मैंने सोचा था मैंने तुम्हें हरा दिया, पर कैसे? और यहाँ रीगस जमीन पे गिरते गिरते कह रहा होता है, तुम ओपोनेंट तो बहुत अच्छे थे, तुम्हारी लड़ाई भी बहुत अच्छी थी, पर तुम में वो बात नहीं थी। और यहाँ दूसरी तरफ पॉन, जो कि जिरकान से फाइट कर ही रहा होता है और जिरकान उसके अटैक्स को रोकते हुए कह रहा होता है, ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया? मुझे तो लगता था कि मैं एज फर्स्ट रैंक स्वॉर्ड्समैन सबसे ज्यादा ताकतवर होऊंगा, पर इसका भी कुछ जवाब नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बीच का फासला इतना बड़ा कैसे हो? हमारे बीच का तो बहुत बड़ा फासला था, ये इतना पास कैसे आ गया? क्या यंग जनरेशन वाकई इतनी ज्यादा ताकतवर है? और पॉन वापस से अपना अटैक यूज करता है, जिससे जिरकान पे डैमेज तो खतरनाक हुआ रहता है और वो पीछे गिरते हुए कह रहा होता है, इसके स्पीयर का अटैक का स्पीड अचानक से बढ़ गया, मेरे सारे प्रेडिक्शंस फेल हो रहे हैं, लगता है मेरा काम तमाम होने ही वाला है। और यहाँ पर फिर से पॉन की चैंटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ट्रू इल्यूजन से एक और बार जिरकान पे अटैक करता है और इस बार जिरकान पीछे के पत्थर से जा टकराता है। और जब वो जमीन पे जख्मी पड़ा होता है ना, तो उसके पास आकर पॉन कहता है, तो कैसा लगा? ये बैटल का आउटकम तो पहले से ही डिसाइडेड था, अब तुम्हें पूरी तरह से हरा कर कैसा फील हो रहा है? और जिरकान कह रहा होता है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, एक बुड्ढे से जीत कर तुम अपने कभी भी ताकत को प्रूव नहीं कर पाओगे। और ये सुनते ही पॉन कुछ रिएक्शन नहीं देता है। वो कहता है, अगली बार तुम ज़ड्डाक गिल्ड की तरफ आंख उठा करके भी देखोगे ना, तो याद रखना, पॉन हमेशा तुमसे बराबरी करने के लिए खड़ा है और ये मैसेज तुम अपने क्रिस को पहुंचा देना। इसी के साथ हम वैली में पहुंच जाते हैं, जहां पर अजीलस का भी बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। और वो कह रहा होता है, ये हमसे 3 महीने बाद स्टार्ट किए थे, पर जरा देखो तो इनके 10 मेंबर ने हमारे 200 लोगों को निपटा दिया है, ये कैसे हो सकता है? कोई इतना ताकतवर? और यहाँ पूरी ज़ड्डाक गिल्ड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा होता है। जिशुका, जो कि तोबान के पीछे से तीर बरसाए जा रही होती है और उसे देखकर अजीलस सोच रहा होता है, जिशुका को तो देखो, ये एकदम से बैटल को डोमिनेट कर रही है और मैं इसे पहले हराना चाहता था, पर तोबान के डिफेंसेस को पार कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है। पहले हमारा प्लान तो यही था कि इन्हें यहाँ पर मारकर मुझे वापस चले जाना है, पर मुझे लगता है अब प्लान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्हें रोके रहना पड़ेगा। और ये देखकर तोबान भी कुछ भाप लेता है और वो कहता है, जिशुका,
लगता है ये लोग लड़ाई को खींचने के बारे में सोच रहे हैं। हमें अभी तक ये पता नहीं कि इनका मकसद क्या है। और जिशुका कहती है हमें इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और वो पीछे देखकर वादियों की तरफ चिल्लाकर कहती है, अब इस बोरिंग फाइट को और कितनी देर कंटिन्यू रखने का मन है तुम्हारा? अजीलस, मेरे सामने आओ। क्या तुम्हारा टारगेट हमारा ब्लैकस्मिथ है? और अजीलस आते हुए कहता है, अच्छा तो मैं देख पा रहा हूं तुमने मेरे प्लान को समझ लिया है, पर इस वक्त जीत मेरे हाथ में है और सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जिशुका हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है एक प्लान, तुम्हें पता है ना उसके सामने कोई प्लान कुछ काम नहीं करता, बस तुम इंतजार करो। और वापस स्मिदी के पास जब एब्लिन उड़ते हुए उस दरवाजे पे गिरा था ना, उस दरवाजे का हिंज टूट जाता है जो कि ग्रिड के हैमरिंग के बीच में आकर वो स्वॉर्ड में ही घुस जाता है और ग्रिड का हैमर नीचे गिर जाता है। बाहर खड़े लोग देखकर कह रहे होते हैं, अरे यार इस बच्चे पे बहुत समय लग गया। और दूसरा कहता है, क्या वही वो ब्लैकस्मिथ है, वो नामी ब्लैकस्मिथ? और यहाँ पर ग्रिड गुस्से से अपने प्रिपेयर होने वाले तलवार को ही देख रहा होता है जिसमें हिंज बुरी तरह से फंस गई होती है। और यहाँ जिशुका कह ही रही होती है, जरा तुम्हारा प्लान तो देखें। और ग्रिड अपने पूरे फॉर्म में पूरा आर्मर वार्मर पहने स्वॉर्ड लिए गुस्से में चिल्ला रहा होता है, साले फकर कौन था वो, किसने ये करने की जरूरत की, मेरे सामने आओ। एब्लिन ग्रिड को रोकना चाह रहा होता है और वो आवाज लगा ही रहा होता है, सर ग्रिड रुक जाइए। यहाँ दूसरी तरफ जायंट गिल्ड में से एक सफेद बालों वाला कहता है, मुझे लगता है हम इसे इसके काम के बीच में डिस्टर्ब कर दिए हैं, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। उसके आगे वाला बंदा कहता है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता। और वो साइड में थूकते हुए कहता है, जैसा कि मास्टर के ऑर्डर हैं हमें इससे प्यार से बातचीत करनी पड़ेगी। और वो उसके पास जाते हुए कहता है, हम जायंट गिल्ड से हैं और हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, हम तो बस यहाँ पर आपको अपने साथ ले जाने आए थे, प्लीज शांत हो जाइए और अपना हथियार नीचे रख दीजिए। और वो पास की पड़ी धातु को देखते हुए कहता है, हमारे गिल्ड में भी 10 से ज्यादा ब्लैकस्मिथ्स हैं, इसीलिए हमें भी बहुत कुछ पता है। मानता हूँ क्राफ्टिंग इतना आसान नहीं है, पर आप हमेशा कोई दूसरा पीस बना सकते हैं, इसीलिए प्लीज रिलैक्स कर लीजिए। आप हमें भी एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रहे हैं, हम आपके लिए इतनी अच्छी ऑफर लेकर आए हैं। और यहाँ ग्रेट गुस्से में कहता है, क्या दूसरा बना सकता हूँ? इसीलिए क्योंकि तुम एक बहुत फेमस गिल्ड हो, तो तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? और पीछे से ये चीज एब्लिन देख रहा होता है, बेचारा टेक्स्ट भी कर रहा होता है कि सर रुक जाइए, सर ग्रेड 12 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि 150 लेवल से भी ऊपर हैं, इसमें बहुत मुसीबत होने वाली है। और यहाँ ग्रेड सामने सब इग्नोर करते हुए गुस्से में चिल्लाता है, साले फकर्स, तुम लोग मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे और धमकी दे रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ पीछे से सफेद बालों वाला देखते हुए सोच रहा होता है कि हमारे स्क्वाड के कैप्टन तो एब्लिन से मारे जाने के बाद ही लॉग आउट कर लिए थे, और अब ये ब्लैकस्मिथ को तो देखो कितना ज्यादा गुस्से में है। और वो पीछे दो खड़े बंदों की बातें सुनता है जो कह रहे होते हैं, क्या ये सच में एक ब्लैकस्मिथ है? तभी दूसरा कहता है, जरा इसके आर्मर को तो देखो, और इसका डैगर भी ये अपने साथ ले रखा है। ये सुनकर ना वो फिर सोच में पड़ जाता है, अरे हाँ ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, एक ब्लैकस्मिथ, ऐसा नहीं हो सकता। और वो आदमी अभी भी नेगोशिएट कर रहा होता है, ठीक है तो आप जैसा कहते हैं हम आपको दे सकते हैं। और ग्रेड इसके आंखों में उसका गुस्सा साफ साफ दिख रहा होता है। पीछे से वो सफेद बालों वाला चिल्लाते हुए कहता है, हे हट जाओ वहां से, कुछ गड़बड़ है। और तब तक ग्रिड को इंतजार कहाँ था, उसने अपना तलवार चला दिया होता है जिससे वो आदमी उसका काम खत्म। और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो गया। और सफेद बालों वाला सोच ही रहा होता है कि अभी क्या हुआ, इतना लो हेल्थ असैसिन था पर फिर भी एक ही अटैक में ये ब्लैकस्मिथ कितना ताकतवर है। और इक्वली ग्रेड भी वो भी सोच रहा होता है कि मैंने डैंसलेव के बारे में सुना तो था, पर ये तलवार वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है। मैंने इसे हल्के से स्विंग ही तो किया था, पर इससे इसने एक को आराम से हरा दिया। और ये डबल हैंडेड वेपन इतने लोगों को तो मैं आराम से निपटा देने वाला हूँ। और 11 एनिमीज और बचे हैं, इसका मतलब एक आदमी पे 15 अटैक, कोई बात नहीं। और वो तलवार की चमक देखते हुए कह रहा होता है, ये आइटम
पहले मास्टर क्राफ्ट्समैन एल्बर्टिनो ने बनाया था और ये दूसरे ही लेवल पर है बाकी सभी चीजों के यूनिक रेटिंग होने के बावजूद। और वो कह रहा होता है भले ही मैं पैगमा का डिसेंडेंट हूँ पर ये सब स्किल्स जो है ना ये मेरे कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल के हैं। और ये कहते हुए वो ब्लैक स्मिथ रेज से उन सभी पे हमला करने को बढ़ता है पर सफेद बालों वाला उसे अपने तलवार से रोकता है। पर ये उसके लिए बिल्कुल काफी नहीं थी क्योंकि उसके अटैक को रोकने के बाद भी उसे बहुत डैमेज मिला होता है। और वो कह रहा होता है ये बास्टर्ड ये ब्लैक स्मिथ नहीं है, ये लगता है ज़डार्क गिल्ड का हमारे लिए कोई ट्रैप है। और वो चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग भाग जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। और सभी मेंबर्स दूसरी तरफ भागने लगते हैं और ग्रिड चिल्लाकर कहता है और तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी। और वो क्विक मूवमेंट्स यूज करता है जिससे वो स्मिथी से तेजी से बाहर आता है और एक मेंबर को एक ही स्विंग में चटका देता है। ये देखते हुए सफेद बालों वाला सोच रहा होता है ये तो हमारे ग्रुप का टैंकर था, इसने न जाने कितने ओगर्स के अटैक को सहा है पर इसने एक ही अटैक में निपटा दिया। और वो भागते हुए कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो इब्लिन के लिए प्रिपेयर होकर आए थे, इनके पास एक हिडन वेपन रहेगा, ये कौन जानता था। और वो चिल्लाकर कहता है भागो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी दूर हो सके भागो। और यहाँ ग्रिड उन सभी के सामने ही विंड ब्लास्ट अटैक कर देता है और वो गुस्से में कह रहा होता है अच्छा इसकी परमिशन तो तुमने मुझसे नहीं ली, मैं तय करूंगा कौन भागेगा कौन नहीं। और इसी के साथ वो गुस्से में वापस से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक एरो तेजी से चट्टान में लगती है और अजीलस का भी काम खत्म हो गया होता है। वो अभी भी कह रहा होता है साले ज़डार्क बास्टर्ड्स, तुम्हें मैं देख लूंगा। और यहाँ ज़डार्क गिल्ड का एक बंदा कहता है बुलजाई मास्टर आप तो वाकई कमाल कर दिए, हम इतनी देर से इसी के इंतजार में थे। और तोबान कहता है ये पेट्रिफिकेशन स्पेल भी खत्म हो गई है इसीलिए हमें जल्दी से स्मिथी की तरफ भागना चाहिए। और जिशुका भी इसे हाँ कह रही होती है तभी उसे इब्लिन का टेक्स्ट आता है। वो कह रहा होता है मास्टर मैं इब्लिन कह रहा हूँ। और जिशुका पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम लोगों पे हमला हुआ था, क्या तुम लोग सब ठीक हो ना। और इब्लिन कह रहा होता है क्या आपको पता था टोटल 13 लोग थे और मैं अभी खुद को हील कर रहा हूँ। और वो बता ही रहा होता है पर मास्टर क्या सर ग्रिड हमेशा से इतने स्ट्रांग थे। और यहाँ ग्रिड सभी को सब्जियों की तरह काट रहा होता है और वो अटैक पे अटैक सभी का काम तमाम। इधर सफेद बालों वाला सोच रहा होता है हम इससे कैसे हार रहे हैं, हमारे सामने ये एकदम सभी को मारे जा रहा है। इसका वाइड रेंज अटैक वाकई एकदम किसी मॉन्स्टर के अटैक जैसा है। और इब्लिन देख के सोच रहा होता है सर ग्रिड आखिर कौन से क्लास में है, ये एपिक क्लास से भी हाई क्लास लग रहे हैं पर ये पावर ये किसी यूनिक हिडन क्लास की हो सकती है। और जायंट गिल्ड का एक बंदा जो कि हीलिंग पोशन पी रहा होता है और कह रहा होता है किसने सोचा था कि ज़डार्क के पास एक मॉन्स्टर भी रहेगा, क्या तुम्हें लगता है हम इसे हरा सकते हैं। और सफेद बालों वाला कहता है नहीं ये बहुत मुश्किल है। और वो चिल्लाते हुए कहता है पर चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं, अगर हमें मरना ही है तो हम अपने भाइयों के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करके जाएंगे। और सभी गिल्ड मेंबर्स बचे खुचे ग्रिड पे मैजिक अटैक कर देते हैं उसे वहां पे रोकने के लिए पर ग्रिड अपने अटैक से ही उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कह रहे होते हैं अरे इस पे तो कुछ काम नहीं कर रहा। और यहाँ ग्रिड गुस्से में कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास बस इतना ही था, तो चलो इस पे फुल स्टॉप लगाते हैं। और यहाँ खून खराबा चालू। स्मिथी के पास जो भीड़ थी वो कह रही होती है अनबिलीवेबल ज़डार्क ये जायंट के अगेंस्ट कितने अच्छे से लड़ रहा है। तभी एक मोटा बंदा कहता है क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर रहे हो। और सामने वाला कहता है हाँ इस फुटेज को मैं पक्का बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। और यहाँ ग्रिड सभी को मॉन्स्टर्स की तरफ मारे जा रहा होता है और भीड़ में से कोई कहता है ये कोई फाइट थोड़ी हो रही है, ये तो अकेला एक आदमी पूरे जायंट गिल्ड को निपटा रहा है। और ग्रिड पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है साले बास्टर्ड कौन था वो, अगला कौन है, सामने आ जाओ मैं सभी को हरा दूंगा, कोई बच के जाने नहीं पाए। और यहाँ दूसरे दिन का सीन जहाँ क्रिस टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है साले मोरॉन्स
तुम्हें किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, तुम लोग पूरे 300 लेकर गए थे और 18 को नहीं हरा पाए। और वो गुस्से में सोच रहा होता है, मैं वो ब्लैकस्मिथ की पावर जब से देखा हूँ, मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ ये कोई एपिक क्लास ही होगा। जिशुका, तुमने आखिर कैसे उसे अपने टीम में शामिल किया? और उस दिन के बाद से गिल्ड के लिए एक नया ऑर्डर रहता है कि जायंट गिल्ड का कोई भी बंदा जेड डार्क गिल्ड वालों से नहीं भिड़ने वाला है। ये क्रिस के डायरेक्ट ऑर्डर्स रहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जेड डार्क गिल्ड का भी सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रहा होता है, क्योंकि उस लड़ाई के वायरल होने के बाद बहुत सारे नए मेंबर्स गिल्ड ज्वाइन करने के लिए रेडी होते हैं। ग्रिड को मिलाकर टोटल 7 नए बंदे आए होते हैं और जिशुका इन्हें देखकर सोच रही होती है, हम भले अपने गिल्ड की ताकत बढ़ा रहे हों, पर ये सभी लोग कोई एवरेज प्लेयर्स नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस दिन की मैडनेस को देखकर यहाँ आए हैं। और वो ग्रिड का भयंकर रूप जब वो सभी को मारे जा रहा होता है, ये खबर सैटिस्फाई न्यूज पे भी चल रही होती है। सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। एक मेंटर तो ये भी कह रहा होता है कि बूढ़े और बच्चे इस न्यूज से दूर रहें। और पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही होती है, क्या ऐसे साइकोपैथ को गेम में अलाउ करना सही रहेगा। और इसी दिन से ग्रिड का नाम पूरी दुनिया जानने लगी थी। आ जाओ दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं ना, ग्रिड के सभी प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने वाले हैं। वो मलैकस रेड से टोटल 40 मिलियन वॉन और गेल स्पीयर को बेचने पे 960 मिलियन वॉन। और जो ग्रिड ने वो आइटम्स रिपेयर किए थे ना गिल्ड मेंबर्स के और उन्हें अप्रेज किया था, उसके लिए टोटल 10 मिलियन वॉन। और यही पूरा ओवरऑल प्रॉफिट अगर मिला के देखेंगे तो 1 बिलियन वॉन। और तो और ग्रिड को अलग से 360 मिलियन वॉन का कैश प्राइस भी मिला था जो जिशुका ने उसे दिया था। और ये सब जोड़ते हुए ग्रिड कह रहा होता है, ओह मैं वो और के बारे में तो भूल ही गया, वो 6 मिलियन का था। और इसी तरह वो ऐड करते हुए कहता है, ये लोग मुझे इतना पैसा बस एक यूनिक आइटम के लिए दे रहे हैं, जरा देखो तो इन्हें, कितने बड़े बेवकूफ हैं, सभी के सब बेवकूफ हैं। पॉन, जिशुका, यहाँ तक कि स्वॉर्ड ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस वो मैंने 2.2 मिलियन गोल्ड में बेचा और वो उस हिसाब से बहुत सही प्राइस है। और वो अपना सर पकड़कर रोते हुए कह रहा होता है, तुम कब समझोगे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ तुम्हें पूरी धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। और वो टेबल पर सर पिटने लगता है और कह रहा होता है, मैं कितना बड़ा गधा हूं, मैंने एक एनपीसी को इतना अच्छा तलवार इतने कम प्राइस पे बेच दिया, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूं, मैं एक इडियट हूं। और कुछ देर बाद उसके सिर पे एक बम्प निकला होता है और वो कह रहा होता है, मैं टोटल 1.4 बिलियन वॉन तो कमा चुका हूं, इसीलिए मुझे अब उतना खराब भी नहीं लग रहा। तो चलो इस बात को ना दबाने के लिए थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। और वो बोलना शुरू करता है, वैसे ये सारी चीजें जो हुई ना, उसके कारण मैं विंस्टन में मैं बहुत जाना माना आदमी बन गया हूँ और मुझे सब पहचानने लगे हैं। और तो और मुझे कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है। और मैंने वो डिवाइन शील्ड भी तो क्राफ्ट की है। और वो शील्ड भले चुरा ली गई हो, पर मैंने मलैकस को हराया है और आयरन की एफिनिटी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैं इसी चक्कर में तो जेडार्क गिल्ड के करीब आ पाया। और देखा जाए तो ऊपर ऊपर से सब ठीक ही चल रहा है। और वो उस डिस्ट्रॉय हुए आयरन पीस को देखते हुए कहता है, और तो और मुझे ये सब छोड़ के अब इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे एबलिन का ये स्वॉर्ड भी तो कंप्लीट करना है। और ये चीज इसे बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है और इसके आइटम्स भी वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल से मेल्ट होते हैं। और इसका कोर मटेरियल ये तो बहुत ज्यादा रेयर है और सालों ने खराब कर दिया ये जायंट गिल्ड वाले ना। और वो कह ही रहा होता है कि पता नहीं एबलिन इन्हें ढूंढ भी पाएगा कि नहीं। तभी एबलिन दौड़ते हुए स्मिथी में एंटर करता है और चिल्ला रहा होता है, ग्रिड मैंने फाइनली इसे ढूंढ लिया है, नैप्स डायफ्राम। और ग्रिड भी खुशी से कहता है, ओह मैंने पूरे 2 दिन से तुमसे कुछ भी नहीं सुना था, मुझे लगा कि तुमने हार मान ली है, पर फाइनली तुम आखिर कुछ लेकर के तो आए हो। और एबलिन कह रहा होता है, हाँ मेरी जर्नी वाकई बहुत मुश्किल थी, पर मेरे पास अभी तक मटेरियल्स आ चुके हैं कि हम एक और बना सकें। और ग्रिड वो मटेरियल्स रिसीव करते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं इसे कल सुबह तक एकदम रेडी कर दूंगा और मैं अब काम पे लग जाता हूँ।
और ये सुनकर एबलिन एकदम खुशी में कहता है, ओह और वैसे कल जो आपने बैटल लड़ी थी ना, वो आपकी फाइट वाकई बहुत ज्यादा लाजवाब थी। आप कितने कूल हो ग्रिड, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और ग्रिड एक स्मग सा फेस बनाते हुए कहता है, वैसे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, ये आदमी जरा देखो तो कितना ज्यादा मेरी तारीफ कर रहा है। और उस दिन मैंने किया भी कुछ ऐसा था जैसा कि एबलिन ने बताया। मैं इस तरह से सबसे फाइट कर रहा था ना कि पूरी सोशल मीडिया न्यूज सभी जगह मुझे लोग साइकोपैथ और बुचर के नाम से जानने लगे हैं। और ग्रिड स्मिदी में अपना काम शुरू कर दिया होता है और वो सोच रहा होता है, मैं वो हेलमेट पहनकर कुछ ज्यादा ही खराब दिखता हूँ, मुझे जल्द से जल्द उस हेलमेट को थोड़ा सा फैंसी बनाना पड़ेगा, आखिर मेरा भी तो जलवा है। और वो एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं जो ये कपड़े पहनता हूँ ना, ये सब वाकई बहुत कमाल के हैं और इन्हें पहनकर मुझे कितना ज्यादा पावरफुल फील होता है। और जैसा मैं खुद को प्रेजेंट करूंगा यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ग्रिड का ये चेहरा देख कर ना पीछे से एबलिन कहता है, ग्रिड क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और ग्रिड इसके बाद से ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है, साले थोड़ी देर पहले तुमने कहा था मैं बहुत कूल दिखता हूँ, अब तुम ये क्या कह रहे हो? और एबलिन इससे पहले कि कुछ कह पाता ग्रिड उसे स्मिदी के बाहर किक कर देता है और कह रहा होता है, मेरे स्माइल से ही सभी को दिक्कत है। और यहाँ पे एबलिन बाहर निकलते हुए कहता है, मैं कल जरूर वापस आऊंगा। और ग्रिड वापस अपने हैमरिंग वाले काम पे लग जाता है और उसका मोटिवेशन वो कह रहा होता है, मेरा गोल बस होने वाला है, मुझे बस 1 मिलियन और गोल्ड चाहिए और इसी के साथ मैं अपने डैड का 700 मिलियन डेब्ट पूरा कर दूंगा और उसी के साथ मैं एक 800 मिलियन वॉन का लग्जरी कार भी ले लूंगा। बस इसी में तो मजे हैं, आइटम्स क्राफ्ट करते जाओ और मजे उठाते जाओ। वैसे मीडिया आयंग इतने दिनों में वाकई बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इन सभी चीजों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। और जब तलवार बन के निकलती है तो ये एक रेयर रेटिंग का स्वॉर्ड रहता है जिसे देखकर ग्रिड की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखता है और वो कह रहा होता है, मुझे लगता है थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ देर बाद का सीन, एक और रेयर रेटिंग का स्वॉर्ड और ग्रिड सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कह रहा होता है, नहीं फिर से नहीं, अरे यार ये तो B13 मिड साइज कार खरीदने के लायक भी नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं, ये तो किसी काम का नहीं है। और वो साइड में बर्बाद हो गए स्वॉर्ड पीस को देखते हुए कहता है, क्या मुझे थोड़े पैसे रेगस से मांग लेने चाहिए? नहीं यार, वो भी तो मेरे शील्ड ढूंढने में लगा हुआ है, मैं उससे कैसे ले सकता हूँ? अरे और ये तो देखो, मेरे पास कोई मटेरियल ही नहीं बचा है, अब मैं तलवार बनाऊंगा किससे? और ये आइटम जिस पे मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, ये इसी से लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं एक और बना सकता हूँ, चाहे मैं लो क्वालिटी मटेरियल से क्यों ना बनाऊं, और इसके लिए मैं ज्यादा पैसे भी चार्ज करने वाला हूँ। और इसी के साथ 2 दिन बाद का सीन, स्मिदी के बाहर जिशुका कह रही होती है, एबलिन तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? और एबलिन कह रहा होता है, बुरा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? और ये भले ही एक रेयर रेटिंग का स्वॉर्ड है, पर ग्रिड का जो प्रोडक्शन मेथड है और उसके आइटम्स वाकई बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। मैं इन सभी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ ग्रिड उठते हुए कहता है, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था, इतना मैं इंतजार नहीं कर पाया। और एबलिन कह रहा होता है, ओ ग्रिड तुमने तो बहुत अच्छी नींद ले ली होगी, वैसे तुमने जो मेरे लिए तलवार बनाया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रिड कहता है, वैसे सभी चीजें तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई, पर मैंने एक और पीस बनाया था, इसलिए तुम इसे जितना चाहो यूज कर सकते हो। और एबलिन वो स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए बेंच की तरफ जाता है और देख के कह रहा होता है, अच्छा तो यहाँ पे एक और है, ये तो एक 2 हैंडेड स्वॉर्ड है, पर एक ही मेरे लिए काफी थी, तुमने 2 बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रिड स्माइल करते हुए कहता है, ये जो जायंट गिल्ड वाले जो लोग थे ना, जिन्हें मैंने उस दिन तबाह कर दिया था, ये उनके आइटम से मैंने बनाया है, इसीलिए मैं उतना कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, पर तुम देखो तुम्हें कैसा लगता है। और जैसे ही एबलिन वो तलवार पर से कपड़े हटाता है ना, ये एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम रहता है, जो देखकर एबलिन और जिशु का दोनों चौंक जाते हैं। एबलिन कहता है, ग्रिड क्या ये? और ग्रिड कहता है, अरे तुम्हें इतना ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है,
वैसे तुम्हें शौक तो होना चाहिए, पर जरा इसका डिस्क्रिप्शन तो देखो। और इसी के साथ उस स्वॉर्ड के डिस्क्रिप्शन दिखाए जा रहे होते हैं। आप चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और ये देखकर जिशुका कह रही होती है, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लैकस्मिथ के बारे में सुना है, पर किसी ने इतना लेजेंडरी आइटम नहीं बनाया। सभी लोग यूनिक आइटम तक ही बना सकते हैं, वही उनकी लिमिट है। एक लेजेंडरी आइटम बस रेड में ही मिल सकता है या फिर कोई सिस्टम का रिवॉर्ड, पर एक यूजर इसे कैसे क्राफ्ट कर सकता है। और वो ग्रिड की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है, पूरे सेटिस्फाई के सिस्टम में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नामुमकिन काम कर सकता है। ग्रिड, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी क्लास है ना? और ग्रिड सोच रहा होता है, नहीं, लगता है इसे शक हो गया। मैंने इसे छुपाने के बारे में तो नहीं सोचा है, पर देखते हैं क्या होता है। और वो उसे देखते हुए सोच रहा होता है, अरे यार, ये इतनी हॉट क्यों लग रही है? अगर मैं इसे थोड़ी देर और देखता रहूंगा ना तो इनसे पैसे मांगने में मुश्किल हो जाएगी। और वो सिर घुमाते हुए कहता है, वैसे जो भी तुम कह लो, मुझे इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी। और इसी के साथ जिशुका फिर से ग्रिड को गले लगाते हुए कह रही होती है, ग्रिड, वाकई तुम कमाल के हो। और यहाँ ग्रिड का दम घुटा जा रहा होता है और वो कह रहा होता है, यार ये बात बात पे इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाती है? इब्लिन भी यहाँ पे शुक्रिया किए जा रहा होता है, ग्रिड, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं। मैं इसे अभी के अभी खरीदना चाहता हूं 1 मिलियन गोल्ड में। और ग्रिड जिशुका से दूर होते हुए इब्लिन के पास आ जाता है और कहता है, क्या बोला? 1 मिलियन गोल्ड? अबे 3 मिलियन गोल्ड का है ये एक लेजेंडरी आइटम है। और इब्लिन शॉक होते हुए कहता है, क्या 3 मिलियन गोल्ड? ये तो बहुत ज्यादा है। और वो तलवार की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, इसके ऑप्शंस वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, पर मैं सिर्फ ओनर ऑफ द स्वॉर्ड ही इसे यूज कर सकता है। और तो और मैं इसे कहीं बेच भी नहीं सकता हूँ। इसका प्राइस ये बहुत ज्यादा है। मैंने जितना बोला है मैं उतना ही तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है। और ग्रिड ये कहते हुए उसके हाथों से तलवार ले रहा होता है और कह रहा होता है, अरे यार, इतने कम पैसे पे तुम्हें लेजेंडरी आइटम कौन देगा? मैं पहले से ही तुम्हें देखकर कह रहा था कि तुम जरूर कुछ झोल करने वाले हो। और वो उसके हाथों से तलवार लेकर उसी के सामने वो स्वॉर्ड के सारे मूव्स डेमोन्स्ट्रेट कर देता है। और ग्रिड के ऊपर जो तलवार का कर्स लग रहा होता है उसे उसकी बॉडी आराम से रेजिस्ट कर रही होती है। और ग्रिड कह रहा होता है, अगर तुम इसे नहीं खरीदने वाले तो मैं ही इसे यूज करने वाला हूँ। और इब्लिन चौंकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रिड, तुम कौन से क्लास में हो? मुझे क्लियरली बताओ। और ग्रिड एकदम सीरियस टोन में कहता है, देखो, बस तुम्हारे लिए मैं इसके पैसे कम कर रहा हूँ, पूरे 2.5 मिलियन गोल्ड। और तुम मेरे गिल्ड मेंबर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये डिस्काउंट है। इससे कम तो मैं कतई नहीं जाने वाला। और ग्रिड सोच रहा होता है, मैं पिछले बार भी स्वॉर्ड ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस को इतने कम में बेचकर बेवकूफ बन गया था, इस बार मैं वो नहीं करने वाला। इसी के साथ सीन कट होते हुए हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और ग्रिड की मॉम कह रही होती है, पहले तुमने हमारी सारे कर्जे को चुका दिया, और तो और तुमने वो बाकी पैसे से हमारे लिए स्टोर भी सेटल कर दिया है। और हमें उसके दोनों पेरेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं। और ग्रिड कहता है, आप दोनों ने हमारे लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है और बाकी का काम, सभी स्टोर का काम आपने हमारे लिए इतने दिनों तक किया है। और ये सुनकर ग्रिड की मॉम रोते हुए कहती हैं, यंगवू, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और उसके पापा कह रहे होते हैं, वैसे ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखें, मुझे माफ कर दो यंगवू। और यंगवू इमोशनल होते हुए उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है, इनके साथ जीवन में जितना भी मुश्किल समय आया है, ये उनके बारे में नहीं सोच के हमारी अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं। वाकई पेरेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसके आंखों में भी ये सोचकर आंसू आ जाते हैं। और वो भी छोटी सी मुस्कान देते हुए कहता है, आप लोगों ने हमारे लिए जो भी किया है, और सभी मुसीबतों में फैमिली एक साथ ही तो काम करती है ना, यही तो फैमिली का मूल है। और ये सुनकर उसकी बहन कह रही होती है, वाकई आप बहुत औसम है बड़े भाई, बाकी के बचे पैसे आप जरूर संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। और ग्रिड हंसते हुए कहता है, छोटी बहन, ऐसे जिंदगी थोड़ी चलती है। और सीधा हम उसके गैराज में पहुंच जाते हैं, जहां एक चमचमाती कार दिखाते हुए वो कहता है, टड़ा मॉम, ये देखिए, ये कार मैंने आपके लिए खरीदी है, यंग जनरेशन का ड्रीम B13।
इसे खरीदने में पूरे 800 मिलियन लगे हैं और उसकी मॉम उसके पीठ पे तेजी से घुसंड मारते हुए कहती हैं, तुमने ये बिना सोचे खरीद लिया, तुम बड़े कब होने वाले हो। ग्रिड को उनकी मार तो फील हो रही होती है, पर उसमें जो गर्माहट रहती है उससे उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होती है और फाइनली वो अपनी सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ चुका होता है। हमें एक स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है और वहां पे दो लड़कियां बाहर निकल रही होती है, जिसे देखकर सभी लड़के एकदम उन्हीं की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, जरा देखो ये तो सीही और पार्क येरिम है, ये लोग साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, ये दोनों वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। और यहाँ पर ग्रिड की छोटी बहन सीही और उसकी दोस्त येरिम, ये दोनों भी इन्हें देखकर एकदम स्माइल कर रही होती हैं। येरिम तो कुछ ज्यादा ही और कह रही होती है, ओहो जरा इन्हें तो देखो, हमारे लिए कितनी लंबी कतार लगा के रखे हैं। सीही कह रही होती है, ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं। और यहाँ पे येरिम उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, अब चलो भी इन्हें देखकर बस हाय ही कर दिया करो। और सीही कुछ नहीं कह रही होती है और सीही चुपचाप बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए येरिम, ये वाकई बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है क्योंकि तुम ही इन्हें थोड़ा बहुत अटेंशन देती हो। और येरिम उसे कहती है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम मुझे अपने बड़े भाई से मिलवा दो, तुम उसे कब तक मुझसे छुपा के रखने वाली हो। और सीही चिढ़ते हुए कहती है, नहीं मेरा बड़ा भाई नहीं, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ ग्रिड खुद सीही को रिसीव करने आया होता है, जो उसे देखकर अपनी तरफ बुला रहा होता है। और ये देखकर येरिम बोलती है, बड़ा भाई, क्या ये सच में तुम्हारा बड़ा भाई है? तुम लोग कितना अलग दिखते हो, क्या तुम अडॉप्टेड हो या फिर ऐसा ही कुछ। और यहाँ सीही गुस्से में कहती है, क्या बोला अडॉप्टेड? अरे यार ये मेरा असलियत का बड़ा भाई है, मेरा ओरिजिनल। और ग्रिड इन दोनों को देखकर बस स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम सीही की फ्रेंड हो, हेलो, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ येरिम एकदम चौंकते हुए कहती है, छी कितना भद्दा दिख रहा है, दूर रहो मेरे से, दूर रहो, मैं बिल्कुल भी तुमसे खुद को जोड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल दूर रहो मेरे से। और सीही गुस्सा रही होती है। इसी के साथ ग्रिड कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो ठीक है, बाकी की जो बातें हैं ना वो हम रास्ते में करेंगे। और सीही कह रही होती है, अच्छा तो तुम कार लेकर आए हो। और येरिम इसके तो होश उड़ गए होते हैं, वो कह रही होती है, क्या एक ऑटो ड्राइव B13। और इन दोनों से पहले येरिम कार में बैठ के चिल्ला रही होती है, क्या कर रहे हो मेरे हैंडसम बड़े भाई, जल्दी वापस आ जाओ, हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। और सीही कह रही होती है, अरे यार इसको क्या ही बोले, इसके लक्षण ही वैसे हैं। और यहाँ ग्रिड की तरफ देखकर वो पूछती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए। और ग्रिड कहता है, वो बस मैं ये चाहता था कि तुम मेरे लुक्स में थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि कल मेरा रियूनियन होने वाला है ना, मुझे एकदम गुड लुकिंग बना दो। और इसी के साथ दूसरे दिन यानी कि रीयूनियन का सीन, जहां पर ग्रिड अपनी गाड़ी लेकर एकदम मस्त रास्ते पे खींच रहा होता है 95 के स्पीड पर और कह रहा होता है, ये लोग रीयूनियन इतना दूर क्यों होस्ट कर रहे हैं, शहर से इतना ज्यादा दूर में ये लोग जानबूझ के मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अब क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास बाकी सभी कुछ है। और ग्रिड को दिखाते हैं जो एकदम तैयार होके रेडी होके आया होता है और कह रहा होता है, और ये गाड़ी तो देखो एकदम मक्खन की तरह चल रही है, अब मैं बदल गया हूँ। और उसे कुछ दूर पे आगे में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है और वो उसे देखकर कहता है, क्या इसकी कार यहाँ खराब हो गई है? वैसे मैं इसकी मदद करने के सिचुएशन में तो नहीं हूँ, पर ये है कौन? और भाई वो उसका कमर देखते हुए कहता है, मुझे इस आदमी को मदद दे देनी चाहिए, इसकी बॉडी, अरे नहीं मतलब ये आदमी कितनी अच्छी दिख रही है। और वो कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? और ग्रिड उसकी कार को देखते हुए सोच रहा होता है, ये तो S मॉडल है, ये मेरे कार से 3-4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, और ये मॉडल्स ये तो मोस्टली मिलियनेयर से चलाते हैं, ये ऐसा कोई जवान आदमी यहाँ क्या कर रहा है? और यहाँ पे दिखाते हैं ग्रिड के विंडो के पास एक लड़की आ गई होती है और वो कहती है, क्या तुम मुझे कुछ दूर आगे तक लिफ्ट दे सकते हो? और ग्रिड इसके भाई सारे अंजर पंजर ढीले, भाई एकदम शॉक में, और वो चौंकते हुए कहता है, यूरा ये यहाँ क्या कर रही है? और उसके बाद हमें यूरा का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि यूजर के टॉप 10 रैंकिंग में सिर्फ अकेली एक फीमेल मेंबर है जो कि यूनिफाइड सेटिस्फायर रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर आती है।
और ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक है। पूरी दुनिया इसे द क्वीन ऑफ सेटिस्फाई नाम से जानती है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। और ग्रिड भाई उसे ही घूरे जा रहा होता है और सोच रहा होता है ये मेरी कार के बाहर खड़ी है, क्या ये सच में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये कैसा कोइंसिडेंस है। और उसे अपने पुराने कारनामे याद आते हैं और वो कह रहा होता है कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इसने मेरे वो नेगेटिव कमेंट्स देख लिए, अगर ये यहाँ रिवेंज लेने आई है ना तो वाकई मेरा काम तमाम हो ही गया, अब मैं क्या ही करूं। और यहाँ यूरा उसके कार में बैठते हुए बोलती है वैसे तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो इसे मैं हाँ समझती हूँ, तो चलो आगे बढ़ा जाए। और ग्रिड बेचारा डरे डरे कुछ कह भी नहीं पाता है और यूरा उसे कहती है तुम्हें रियल वर्ल्ड में देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई ग्रिड। और भाई साहब ग्रिड के पसीने छूट गए होते हैं और कह रहा होता है नहीं नहीं यार मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा आदमी हूँ। और उसके मन में तो एक ही बात चल रही होती है कि भाई अब तो लग गए मेरे, बहुत बड़े बड़े लग गए। और वो आगे बढ़ते हुए कह भी देता है क्या आज मेरी जान जाने वाली है। और यूरा कहती है अरे यार तुम बस गाड़ी चलाओ, तुम बस आगे पे ध्यान दो। और इसी के साथ ना वो रीयूनियन वाली जगह का सीन जहाँ पे कोई कह रहा होता है यंग वो साला बास्टर्ड इतना लेट कैसे हो गया। और ये होता है सुनो जो कि आयंग के साथ रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे आयंग क्या तुम श्योर भी हो, पक्का यंगवू आ रहा है ना। और आयंग कहती है वैसे 100% तो नहीं कह सकते पर तुमने ये जगह इतनी दूर वाकई उसे तंग करने के लिए ली है ना। और वो हंसते हुए कहती है क्या तुम एंग्शियस हो रहे हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बुली करने के लिए कोई भी नहीं है, वैसे तुम शांति से बैठ भी तो नहीं सकते। वैसे चिंता मत करो यार, उसकी फर्स्ट लव होने के नाते मैंने बहुत अच्छा काम किया है और उसे यहाँ आने के लिए एकदम कन्विंस कर दिया है, इसीलिए वो यहाँ जरूर आएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी आयंग कहती है वैसे तुम अभी भी जॉबलेस ही हो ना, इतने ज्यादा एज पर भी एकदम जॉबलेस। और मैंने सुना तुम्हारी वो जो कन्वीनियंस स्टोर वाली जॉब थी वहां से भी तुम्हें निकाल दिया गया तुम्हारे इस गुस्सा करने वाले बर्ताव से, तो तुम्हें पक्का कोई ऐसा आदमी चाहिए होगा जिसे तुम बुली करके खुद को अच्छा फील कर सको। और इसी बातचीत के बीच में ना एक बंदा खिड़कियों के पास खड़ा होकर कह रहा होता है हे वहां पर देखो कोई B13 में आया है। दूसरा बंदा कहता है डैम ये तो लिमिटेड एडिशन है जिसकी 800 मिलियन वॉन से भी ज्यादा प्राइसेस हैं। जूनो और आयंग भी खिड़की के पास चले जाते हैं। जूनो कहता है क्या लग्जरी कार, लगता है कोई अपने बाप का पैसा दिखाने आ गया है। आयंग कह रही होती है अरे यार अब इतना भी जेलस मत बनो, आखिर मुझे भी उस बड़े आदमी को बाद में सेड्यूस करना है ना। और वो तीसरा बंदा फिर कह रहा होता है वो देखो दरवाजे खुल रहे हैं, लगता है एक से ज्यादा लोग हैं और सभी एक्साइटेड होते हुए नीचे ही देख रहे होते हैं। और यहाँ कार से निकलता है ग्रिड और यूरा और ये देखकर सभी बच्चे एकदम शॉक, उनकी आवाज ग्रिड के कानों तक पहुंच रही होती है। वो कह रहे होते हैं नहीं शिन यंगवू तो ये कार को ओन करता है, रुको क्या वो यूरा है सेटिस्फाई की गॉडेस, क्या मैं सच में ये देख रहा हूँ। और यहाँ जूनो भाई जिसे शौक पे शौक लग रहे होते हैं कह रहा होता है क्या शिन यंगवू ये तो जॉबलेस था ना, ये इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर लिया, क्या ये सच में यंगवू ही है। और आयंग भी कह रही होती है जरा उसे तो देखो यूरा कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये एक लड़की इसके ऊपर सारे लड़के फिदा हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और ये यंगवू से कितना ज्यादा चिपक रही है, क्या वो उसे पटा चुकी है क्या। और यंगवू दूसरी तरफ देख ही रहा होता है तभी यूरा उसे कहती है वैसे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए मुझे थैंक्स, यहाँ से मेरी सेक्रेटरी मुझे पिक कर लेगी और कार में जो मैंने बातें की थी वो सब तुम जरूर याद रखना ग्रिड। और ग्रिड भी उसे हाँ कह रहा होता है तभी यूरा उसके पास आ जाती है और हम व्यूअर्स को लगता है जैसे यूरा ने ग्रिड को किस कर लिया हो। और यहाँ खिड़की पर खड़े सब लोग चौंक जाते हैं, व्हाट द फक भाई, द फेमस यूरा ने शिन यंगवू को किस किया। और सब लोग एकदम पागल। और यहाँ पे रियलिटी में यूरा बस ग्रिड के पास आते हुए कहती है वैसे तुम्हें जो ये सारी अटेंशन मिल रही है मुझे लगता है ये आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए ये मेरा थैंक यू ही समझो। और ग्रिड भी उसे देख रहा होता है तभी यूरा मुड़ के दूसरी तरफ जाने लगती है और कह रही होती है तो चलो मैं अब यहाँ से निकल जाती हूँ। और यहाँ पर जूनो और आयंग भाई दोनों इनकी हालात तो देखो
और इसी के साथ पार्टी में एंट्री हो जाती है हमारे ग्रिड की, जिसे सब लोग घेर के बैठे होते हैं और सभी बस उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। हे, क्या तुम एक रैंकर हो? तुम इतने अमीर कैसे हो गए? क्या तुम यूरा को डेट कर रहे हो? प्लीज हमसे उसकी बात करवाओ, हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे ना, इसीलिए तुम प्लीज हमारे साथ ही रहा करो। और ये सब जूनो को पसंद नहीं आ रहा होता है और यहाँ ग्रिड जूनो के पास ही आ जाता है और उसे कहता है, तो तुम्हारा कैसा चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम अभी? क्या तुम अभी भी अपनी पुरानी लड़ने वाली आदत को कंटिन्यू कर रहे हो? तुम्हें अब बड़ा हो जाना चाहिए। और ये सुनकर जूनो खड़ा होते हुए गुस्से में ग्रिड का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, साले बास्टर्ड, मुझे पता नहीं तू क्या दिखाना चाह रहा है, पर तुझे खुद को इतना भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। मेरे एक पंच में तू ढेर हो जाएगा। और ग्रिड एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है किसी ऐसे आदमी के पैरों से रौंदे जाना जिसे तुम हमेशा नीचा दिखाते रहते थे? और ये ग्रिड की ईवल वाली स्टेयर देख कर ना भाई यहाँ पे जूनो का पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है। वो कह रहा होता है, ये निगाहें, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। और उसे सैटिस्फाई गेम का सीन याद आता है और वो कह रहा होता है, ये वही है, ये वही है। और वो डरते हुए सोफे पे बैठ जाता है। ग्रिड कहता है, वैसे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन मुझे पसंद आया और मैं आगे ये बहुत ज्यादा देखना चाहूंगा। और तुम जैसे लोगों से ना मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे यहाँ रहकर बहुत गंदा फील हो रहा है। तुम सभी एक नंबर के कचड़े हो जो कि मुझे पहले बहुत नीचा दिखाया करते थे, पर अब मेरे पास थोड़े पैसे क्या आ गए हैं, तुम सब मेरे पैर चाटने में लग गए हो। सब एकदम बेकार हो, कमीने साले। कहते हुए वो बाहर निकल रहा होता है और फिर मुड़ के कहता है, तुम दूसरों को नीचा दिखाने से पहले अपनी औकात जरूर देख लेना, अलविदा लूजर्स। ये कहते हुए ग्रिड अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी बीच आयंग उसे रोकते हुए कहती है, यंगू क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो? क्या हमें अपनी वो बात पूरी कर लेनी चाहिए लास्ट बार वाली? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर तुम मुझसे थोड़ी बात करोगे ना तो इन लोगों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया है वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये सब सुन के यंगू कहता है, एक प्रॉमिस। और इसी के साथ हम टाइम में थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वो कार वाला सीन जहाँ पे यूरा कह रही होती है, मेरे पर तुम्हारा कर्ज है क्योंकि तुमने उस यतन चर्च वाले मिशन में मेरी मदद की थी। तुम्हारे कारण ही मैं वो क्वेस्ट को पूरा कर पाई, भले ही मैं जीती नहीं थी। और ग्रिड कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने कभी तुम्हारी कोई मदद की ही नहीं है, इसीलिए मेरा तुम पे कैसा कर्ज? और ये सुनकर यूरा कहती है, मैं एड सर्वेंट बस तुम्हारे कारण ही बन पाई हूँ, इसीलिए मैं इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। और ग्रिड बेचारा मन में ही बोल रहा होता है, यार इसे सब कुछ अपने तरीके से चाहिए। और यूरा कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल ही रहा था कि तुमने ज़ेडा गिल्ड ज्वाइन किया है और तुमने मलैकस को हराया है। हमारे में हो सकता है फ्यूचर में टक्कर हो जाए क्योंकि तुम यतन चर्च के बहुत बड़े दुश्मन बन गए हो, पर मैं कभी तुम्हें बैटल में नहीं मारने वाली हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि तुम कभी लड़ ही नहीं पाओगे। और ग्रिड उसे देखते हुए सोच रहा होता है, जरा देखो तो खुद को कितना बड़ा समझ रही है। अरे यार ये लड़ाई झगड़े तुम ही लोग करो, मैं तो बस पैसे छापने वाला हूँ। और यूरा कहती है, तुमने जो गेम में मुझ पर उपकार किया था मुझे लगता है तुम्हें वो चुकाने का समय आ गया है। और वो कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें पिछले रीयूनियन में बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया था, तो तुम अभी वहीं जा रहे हो ना। इसमें मैं तुम्हारा लवर बन के जाऊंगी और सभी लोग को एकदम जेलस कर दूंगी। इसे तुम मेरा थैंक यू गिफ्ट समझ लेना। और यहीं पे हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और ग्रिड कहता है, एक वादा वो वाकई बहुत ज्यादा डरावनी है। और वो आयन को देखते हुए कहता है, वैसे जवाब देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर। और इसी के साथ उसके माइंड में प्ले होने लगता है वो वॉशरूम के बाहर का सीन और उसकी सारी बातें। और वो कहता है, अब मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला हूँ, गुड बाय। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, पर अब मैं YouTube से ना छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ। वैसे मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से अगले बार शायद क्रिसमस के आसपास मिल सकता हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे जो पुराने वीडियोस पड़े हैं आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें भी वाकई बहुत अनोखी अनोखी कहानियां हैं। और हो पाएगा तो मैं उनमें से कुछ कहानियों को फिर से रिबूट करके पोस्ट कर दूंगा। तब तक आप यही सब एपिसोड को रिपीट भी करके देख सकते हैं।
प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और तो और आप इसे हाइप भी कर सकते हैं ताकि हमें और नए व्यूअर्स मिलते रहें और हमारी जर्नी यूट्यूब पर कंटिन्यू होते रहे। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय।